देखो बेटा जया 70 क्वेश्चन पर तो आपको मेंस नहीं मिलने वाला, ना ना ना। ठीक है, मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या बच्चों? ऑडियो और वीडियो की प्रॉब्लम है, जरा जल्दी बिल्कुल। चलिए अब मैंने अपनी ओर से फिर से रिफ्रेश कर लिया है। हर नंबर के आसपास 100 से 110 के बीच में रहना ही पड़ेगा। 100 टू 110, ठीक है ना? इसमें 5 4 4 5 आगे 4 5 पीछे ये हो सकता है, ठीक है बेटा? लेकिन 70 नंबर पर तो बेटा 70 क्वेश्चन पर, हाँ 70 क्वेश्चन पर तो बिल्कुल भी कोई उम्मीद मत करिए आप। ठीक है, 100 टू 110 के बीच में अपने आप को आपको रखना ही पड़ेगा, तब आप जाकर मेंस के लिए क्वालीफाई कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए उम्मीद करते हैं अधिकतर लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है और साथ ही साथ हम लोग गाइड का हम तो रोज ही गाइड कर रहे हैं बेटा, हम तो रोज ही गाइड कर रहे हैं, हम तो आपको रोज ही बता रहे हैं। कुछ नहीं सुरेंद्र, कुछ नहीं करना बेटा, बस थोड़ा-सा देखो, तुमने अच्छा उत्तर आंसर लिखा था बेटा, थोड़ा-सा एक काम करना है और थोड़े कुछ शब्दों का होता नहीं है, हम अपने उत्तर को जब अपने आंसर को लिखें, तो अपने शब्दों को एक अच्छी भाषा में प्रयोग करें। बिल्कुल परेशान मत होइए। जैसे-जैसे आप लोग अपने आंसर लिखकर भेज रहे हैं, मैं डे 1 से लेकर आज तक की अगर बात करूँ, तो आप लोगों ने धीरे-धीरे काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है अपने आंसर लिखने की स्टाइल में और वो हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल टेंशन मत होइएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, वो परेशान मत होइएगा। अंजलि बेटा आपका हमको मिल रहा है, कमेंट दिख रहा है, चूँकि इस वक़्त अभी बच्चे जॉइन कर रहे हैं ना, हाँ, इस वक़्त अभी सब लोग जॉइन कर रहे हैं, इसलिए कई सारे कमेंट बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं, तो हो सकता है आपने अगर कुछ पूछा भी हो, तो मैं ध्यान ना दे पाया हूँ। ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा, वो भी कल पीसीएस का रिजल्ट आया है ना बच्चे, कल आपका पीसीएस का रिजल्ट आया है जो कि 14 मई को हुआ था ना शायद? हाँ, 14 मई को हाँ, 14 को या 8 मई, हाँ, यूपी वाला रिजल्ट आया है। ठीक है? चलिए अब अधिकतर लोगों ने क्लास जॉइन कर लिया है, अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हाँ, 14 को हुआ था बिल्कुल सही, ठीक है? कट ऑफ बेटा वही गया है 90 के आसपास, 90 टू 95 के आसपास है। ठीक है? चलो, अब हम लोग अब आ जाते हैं अपने अपने टॉपिक की ओर, अपने मुद्दे की ओर और आज का टॉपिक हम लोगों को होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति, आज का हम लोगों का टॉपिक है। अब अगर हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हाँ, निश्चित तौर पर अब हम लोग कुछ देर के लिए कुछ वापस की ओर चलें। ठीक है? अब देखो बच्चों, आप सब लोगों की आवाज़, आप सब लोगों के सवाल मुझे बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है? अब हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा। तो अब हम लोग सारी बातें, जो भी सवाल-जवाब होंगे, उसको अब हम लोग क्लास के एंड में लेंगे। ठीक है ना? हाँ, क्लास के एंड में लेंगे। ठीक है बेटा? चलो, अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को लेकर, ठीक है? चलिए, अब आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप सभी लोगों के कमेंट मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ-जहाँ, जैसी-जैसी ज़रूरत होगी, मैं आपको उत्तर दूँगा, लेकिन आज से उससे पहले कि हम लोग टॉपिक पढ़ लें, समझ लें, जान लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक? चलिए, अगर हम लोग 1857 की क्रांति की बात करें, रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें, 1857 के विद्रोह की बात करें, इन सभी मुद्दों को अगर हम लोग उठाते हैं या इन पूरे टॉपिक को अगर समझने का प्रयास करते हैं, तो हम लोगों का हाँ, तो हम लोग अगर जाकर देखते हैं, तो आपको दिखाई पड़ेगा इस क्रांति का, इस विरोध का, इस विद्रोह का, इस गुस्से का नींव जो है, इस गुस्से का जो नींव है, वो कुछ 100 साल पहले पड़ चुका है। अब अगर 1857 में 100 साल घटा देते हैं, तो 100 साल पहले की अगर बात करते हैं, तो वो समय हो जाता है बच्चे 1757। ये वो हाँ, बिल्कुल सही पहचान किया। 1757 बेटा वो साल था, वो वर्ष था, जब एक युद्ध होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, और वो युद्ध है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई, जहाँ से आप देखोगे बंगाल बंगाल एक बड़ा प्रांत है, बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहाँ अधिकार होते ही फिर धीरे-धीरे करके अंग्रेजी सत्ता का विस्तार और विकास होता चला जाएगा। क्योंकि बंगाल का जो अकूत संपत्ति है, वहाँ से बहुत कुछ अधिकार मिलने वाला है। देखो बंगाल पर कंसंट्रेट करने के अंग्रेजों के कई सारे कारण थे। वहाँ पर ढेर सारा पैसा है, वो समुद्र तटीय क्षेत्र है, साथ ही साथ भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का वो एक अच्छा साधन, वो एक अच्छा रास्ता दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर राजनीतिक तौर पर कई सारे परिवार के अंदर कई सारी दिक्कतें हैं, जहाँ पर राजनीतिक तौर पर परिवार के अंदर कई सारी दिक्कतें आपको दिखाई पड़ेंगी, जिसकी चर्चा हम लोग इससे पहले जो क्लास कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने 18वीं शताब्दी वाला 18th सेंचुरी जो हम लोगों के टेरिटोरियल स्टेट की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच में होगा। सिराजुद्दौला पराजित हो जाएगा, हार जाएगा। सिराजुद्दौला के हार जाने के कई सारे कारण हैं, नंबर ऑफ कॉजेज़। उनमें सबसे बड़ा कॉज़ है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है मीर जाफर के द्वारा साथ न देना। ठीक है? मीर जाफर के द्वारा साथ न देना। मीर जाफर वाज़ द आर्मी कमांडर ऑफ बंगाल, यानी मीर जाफर जो है वो बंगाल का सेनापति हुआ करता था, जिसके पास सेना की सारी की सारी ताकत हुआ करती थी। यानी एक तरीके से वो लीड कर रहा था बंगाल की आर्मी को लीड कर रहा है। हाँ, तो वहाँ से आप देखेंगे, तो इस लड़ाई के ठीक बाद बंगाल के अंदर अंग्रेज घुस जाएगा और इस लड़ाई के 7 साल बाद, यानी 1757 के 7 साल बाद की बात करते हैं, तो हो जाता है 1764 1764 1764 में आप देखेंगे जो लड़ाई होती है उसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है, उसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। ये भी एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, ये भी एक टर्निंग पॉइंट है उस ज़माने के कंटेम्परेरी फेज़ का, पॉलिटिकल सिचुएशन का एक टर्न आपको दिखाई पड़ेगा। 1764 में आप देखोगे कि अंग्रेज अब धीरे-धीरे करके, ईस्ट इंडिया कंपनी अब धीरे-धीरे करके मुगल दरबार में, मुगल कोर्ट में एंटर कर जाएगा। मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को वो पेंशनर बना देगा और साथ ही साथ अवध, हाँ, साथ ही साथ अवध जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? साथ ही साथ जो अवध आपको दिखाई पड़ रहा है, उस अवध को चेंज कर दिया जाएगा बच्चों बफर ज़ोन में, बफर स्टेट के तौर पर, ठीक है ना? बफर स्टेट के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा, यानी एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्टेट क्रिएट किया जाएगा अवध को, जो अंग्रेजों के लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा, ज़रूरत पर वो अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करेगा। और देखिए, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पेंशनर बनाया गया, इलाहाबाद के किले में उसे बंदी बना लिया गया। ये बात तो मैंने आप लोगों को इससे पहले की क्लास में बताया हुआ है। ठीक है ना? चलो भाई, तो यहाँ से आप देखोगे एक बफर ज़ोन क्रिएट किया जाएगा। ये वही बफर ज़ोन होगा बच्चे, जिसको अगर हम लोग रिंग फेंस पॉलिसी की बात करें, याद आ रहा होगा रिंग फेंस पॉलिसी? हाँ, रिंग फेंस पॉलिसी जिसको मैंने आपको बताया था, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया। वहाँ से इंग्लिश टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया के अंदर इंग्लिश टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बफर ज़ोन बनाए जा रहे थे। अवध उसका हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद अंग्रेजों का जो लूट तंत्र चलेगा, बस यहीं से शुरुआत होगी बच्चों, भारत के लोगों का नाराज़गी का, भारत के लोगों के गुस्से के अंदर का, जो कि कन्वर्ट होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर। अब आपको एक नक्शा दिख रहा होगा, ये उस ज़माने का 1857 1857 का नक्शा है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा उस ज़माने में बनाया गया है। इसमें गौर से देखिएगा,
ठीक, इसको गौर से देखिएगा तो आप यहाँ पर बड़े गौर से देखेंगे तो मैंने सर्किल बना दिया है। ये वो पार्ट है बच्चे जिसे उस ज़माने में यानी कि कंटेम्परेरी फेज़ में सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत कहा जाता था और सेंट्रल इंडिया में ही आपको रिवोल्ट दिखाई पड़ेगा और ये सेंट्रल इंडिया का जो बड़ा पार्ट आपको दिखेगा, वो बड़ा पार्ट होगा बेटा यूपी का, उत्तर प्रदेश का, जिसे उस ज़माने में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। उस ज़माने में उसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी कि उत्तरी पश्चिमी प्रदेश या प्रांत कहा जाता था, जिसे आगे चलकर यूनाइटेड प्रोविंस का नाम दे दिया जाएगा। तो आप इसमें जितने भी आप स्पॉट देख रहे होंगे जो कि रेड लाइन से अंडरलाइन किए गए हैं, उन्हें अगर आप देख रहे होंगे तो आम तौर पर ये गंगटिक वैली का पार्ट है। हाँ, ये गंगा घाटी का हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा। यहीं पर इस विद्रोह का शुरुआत होगा, यहीं पर इस विद्रोह का जिसे कहते हैं इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, अभी मैं आपसे बता रहा था कि जो 1857 का रिवोल्ट है, बेसिकली इस क्रांति का, इस विद्रोह का, इस गुस्से का जो नींव है, वो तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 जो आप लोगों ने भी बताया है, वहां से हो चुका था। 1757 से अंग्रेज, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत साफ नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन जगहों को अंडरलाइन किया गया था, उन जगहों को भी हम लोग नीचे चलकर पढ़ेंगे, तो परेशान मत होइए। अभी हम लोग जब क्लास में आगे बढ़ेंगे, तो उन सभी जगहों को हम लोग पढ़ेंगे एक-एक करके, वहाँ के लीडर कौन है इसको भी पढ़ते चलेंगे, तो बहुत परेशान मत होइए, ठीक है ना? चलो भाई, तो यहाँ से शुरुआत होगा। हाँ, यहाँ से शुरुआत होगा और यहीं से आप देखोगे इंडिया के अंदर जो एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक जो कॉलोनियल रूल होगा। कॉलोनी तो मत समझते हैं ना, उपनिवेशवाद तो आप लोग समझते हैं, कॉलोनी तो समझ रहे हैं क्योंकि इस डेफिनिशन को मैंने कई एक बार आप लोगों को बताया है कि व्हाट इज कॉलोनी, व्हाट इज उपनिवेश, मैंने पहले से बताया है। तो अब आपका ये कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलोनियल रूल है, वो आपका आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि बंगाल का, जिसे एक प्रकार से कहते हैं नहीं, बंगाल को दूह लिया जाएगा, मतलब एक ऐसी गाय बना दिया जाएगा जिससे ढेर सारा दूध निकाला जाएगा। ये मैं एक फ्रेज की तरह से प्रयोग कर रहा हूँ, ये फ्रेज जिसे मुहावरा कहा जाता है, तो एक मुहावरे की तरह से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो यहाँ से आप देखोगे लगातार अंग्रेजों की नीतियाँ। फिर आप कुछ देर के लिए उन पुरानी क्लास में आ जाइए, जिसमें मैंने आपको बताया था अंग्रेजों की पॉलिसीज़ को लेकर। एक पॉलिसी जिसमें हम लोग पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की बात करें, तो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के तहत आप देखोगे रिंग फेंस पॉलिसी आ जाएगी। पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के तहत आपका सब्सिडियरी अलायंस आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ जाएगा। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तौर पर आ जाएगा। ये आप देखेंगे तो दीज़ आर पॉलिटिकल पॉलिसीज़ ऑफ द इंग्लिश कंपनी। और अब यहीं पर चलते हैं इकोनॉमी पॉलिसी की ओर। इकोनॉमी में आप देखोगे तो रेवेन्यू, रेवेन्यू में आपको 3 प्रकार के रेवेन्यू मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, रेवेन्यू में मैंने आपको 3 प्रकार के बताया था। गरिमा, बेटा हम सारी बातें बता देंगे, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अभी मेरी बात आपने अगर ध्यान से सुनी होगी तो मैंने आपसे कहा, अब हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे 6:30 से लेकर 7 बजे तक, जब क्लास खत्म कर रहे होंगे, तो आप अपना सवाल तब पूछिएगा, क्योंकि बीच में फिर वो रिदम टूट जाता है, फिर वो पूरा का कंसंट्रेशन टूट जाता है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग वापस आ जाते हैं उनके 3 रेवेन्यू सिस्टम को लेकर, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाएगा, जिसे रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाएगा, जिसे महालवाड़ी कहा जाएगा। ये तीनों सेटलमेंट, ये तीनों रेवेन्यू सिस्टम आपको दिखाई पड़ेंगे, तो देखिए कुछ इफेक्ट करेगा बंगाल को, बंगाल प्रोविंस को, कुछ रैयतवाड़ी आपका मद्रास-वद्रास वाले प्रोविंस में जाता है, जबकि महालवाड़ी ये आपका बॉम्बे प्रोविंस से लेकर सेंट्रल इंडिया तक पहुंच जाता है। सेंट्रल इंडिया मतलब वेस्टर्न यूपी। और अगर ईस्टर्न यूपी वाले पार्ट पर आप जाते हैं, यानी कि अगर गंगटेक वैली में आते हैं, तो आपको दिखाई पड़ेगा ये इलाका बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें गोरखपुर, बलिया, बनारस ऐसे इलाके आ जाते हैं, ठीक है? और उधर आगरा की ओर चलिए, आगरा, इटावा, इन सब जगहों पर आप जाओगे तो उधर आपको महालवाड़ी दिखाई पड़ेगा। लेकिन इन तीनों रेवेन्यू सिस्टम ने एक ही काम किया, और वो काम ये था कि भारत के लोगों को, इंडियन पर्सन को, इंडियन सिटीजन को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट किया हुआ है। यानी उनका एक तरीके से आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ उनको दबाया गया, कुचला गया, या जिसे कहते हैं पीड़ित करना, एक्सप्लॉइटेशन मतलब पीड़ित करना। अब देखो, मैं जो अभी आपसे बातें बता रहा था उन सबको गौर से देखिएगा, तो आपको, हाँ, आपको देखिए यहाँ पर आपको पूरी तरह से दिखाई पड़ेगा कि यहाँ से आप देखिए तो अंग्रेजों का जो विस्तारवादी नीति था, अगर आप रिवोल्ट ऑफ 1857 तक अगर आप देखिएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमाम प्रकार के वो लड़ाई झगड़े करते हुए कई सारे स्टेट को, लगभग अगर मैं आज के इंडिया की बात करता हूं, जिसमें मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको शामिल करता हूं, क्योंकि उस जमाने में 1857 में तो ना पाकिस्तान था, ना ही बांग्लादेश था, ये तो सब इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो लगभग 40% एरिया जो था उस पर कब्जा कर लिया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, इंग्लिश कंपनी के द्वारा। तो जो उनका वो एक्सपेंशन पॉलिसी है, जिसे हम लोग विस्तारवादी नीति के तौर पर जानेंगे, जिनमें इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन, आपका आर्थिक शोषण, जिसकी बात मैं भी कर रहा था, एग्रीकल्चर सिस्टम में 3 प्रकार का रेवेन्यू है, साथ ही साथ अगर मैं ट्रेड की बात करूं, व्यापार को लेकर बात करूं, कुटीर उद्योग को लेकर अगर बात करता हूं, तो कुटीर उद्योग में आप देखेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री में अगर बात करेंगे, तो वहां पर देखिए किस तरह से भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब बेटा कॉटेज इंडस्ट्री वाला, आजकल वाला टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, अडानी वाला नहीं, वो जमाने का जो हमारा उद्योगपति है, जो कुटीर उद्योग से ताल्लुक रखता है, जो कि बिलोंगिंग है आपके कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर, तो उनको अगर आप देखोगे तो वहां पर अलग-अलग ऐसे-ऐसे नियम बना दिए गए, जिसमें टैक्स था। टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया अंग्रेजों ने, एक्चुअली एक होती ना भूख, एक भूख हो जाती है, और एक ऐसी भूख जो कि खत्म नहीं हो रही है। यही एक परेशानी बनेगी भारत को, क्योंकि किसी व्यक्ति को कब तक आप एक्सप्लॉइट करिएगा, कब तक उसका शोषण करिएगा? भाई कुछ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। अब आपने एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिसी ऐसे चला दी कि आम किसान, आम आदमी, इवन धीरे-धीरे करके, आपको याद होगा मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट में एक बात और बताया था, और वो आपको याद होगा, तो सनसेट लॉ बताया था मैंने आपको, सूर्यास्त का नियम बताया था, जिसमें जमींदारों की जमींदारी जा रही थी। जमींदारों की जमींदारी जा रही थी, क्योंकि वो एक निर्धारित, एक निश्चित समय पर, एक फिक्स्ड डेट पर वो अपना रेवेन्यू जमा नहीं कर पा रहे थे, जो उन्होंने एक तरीके से ठेके के तौर पर, बोली के तौर पर लिया हुआ था। तो निश्चित तौर पर उनको भी एक परेशानी है। भाई किसी के भी पॉलिटिक्स, जैसे आप ही लोग हो, आप ही लोग हैं, अब आप ही लोगों में से कोई व्यक्ति, मतलब भगवान ना करे, लेकिन आप ही लोगों में से कोई व्यक्ति कल को एसडीएम बन गया, डिप्टी एसपी बन गया। अभी देखो एक एसएसपी महोदय जिनको इस्तीफा देना पड़ गया है, मतलब इस्तीफा का टर्मिनेट कर दिया गया, तो आप सोचिए कि आपकी एक सोशल पोजीशन बन गई, समाज में आप एक डिप्टी एसपी और एस्पिरेंट के अधिकारी बन गए, और ऐसा कुछ हो जाए जिसके बाद आपके उस सिचुएशन को, उस पोजीशन को वापस कर लिया जाए। अब ऐसी दशा में आप देखोगे तो फिर आपकी सोशल स्टेटस को कहीं न कहीं धक्का पहुंचेगा। तो जमींदार, जिनकी जमींदारी को विथड्रॉ करा लिया गया, वापस ले लिया गया, तो उनको लगा यार ये तो मतलब एक प्रकार का अपमान हो गया। बाजार में खड़ा करके मुझे गालियां दी जा रही है, एक प्रकार से आप ऐसे समझिएगा इसको, एज लाइक एग्जांपल, कि बाजार में, सरे बाजार 50, 100, 200 लोगों के बीच खड़ा करके मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझे मारा जा रहा है, कौन बर्दाश्त कर पाएगा इस बात को? इसी बात को लेकर आपको गुस्सा दिखाई पड़ेगा। फिर वो पॉलिसीज, हाँ, वो पॉलिसीज जिसकी वजह से कई सारे राजाओं का राज्य खो गया, कई सारे राजाओं का राज्य चला गया, वो चाहे आपका रिंग फेंस पॉलिसी का पार्ट हो, वो चाहे आपका सब्सिडियरी अलायंस का पार्ट हो, वो चाहे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी हो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ने तो एक तरीके से राजाओं का, जो आप लोगों के नेटिव रूलर्स हैं, जो देशी राजा हैं, उनका तो एक तरीके से दिमाग ही खराब कर दिया। भरोसे के लायक नहीं रह गए अंग्रेजी सरकार, भारत के लोग अब अंग्रेजी पर, अब भारत के राजा महाराजा अंग्रेजों पर अब किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं करते। कैसे करने भरोसा? भरोसा किया तो जिसे कहते हैं एक मुहावरा होता है, पीठ में छुरा मार देना, तो अंग्रेजों ने तो उस भरोसे का तोड़ दिया ना, पीठ में छुरा मार दिया है।
साथ ही साथ आप देखोगे इसी दौरान आपको दिखाई पड़ेगा जिसमें आप देखेंगे रिलीजियस पॉलिसी भी आ जाएगी, जिसके बारे में अभी हम लोग सारी बातें करेंगे। जब हम लोग कॉज ऑफ 1857 की बात करेंगे तो मैं वहां पर आपको एक-एक बातें बताता चलूंगा। तो जो रिलीजियस कंडीशन आती है और खासकर 1833 के चार्टर एक्ट से जो शुरुआत होगा भारत के तमाम प्रकार के धर्म को लेकर, तमाम प्रकार के धर्म को विशेषकर स्पेशली हिंदू और मुस्लिम को लेकर उनको क्रिटिसाइज करना, उनका मजाक उड़ाना और उनके अंदर क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करने का जो एक कारण बनने वाला है, ये सारी चीजें। अच्छा, साथ ही साथ जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के काम होंगे, अब देखिए कोई भी समाज जो पढ़ा लिखा कम होगा तो निश्चित तौर पर वहां पर एक अंतर आएगा। अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा कि वो अपने ट्रेडिशन को छोड़ना बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण लूं, आजकल की शादियों की बात करूं तो देखो आजकल की शादियों में मैंने एक नया कॉन्सेप्ट देखा और वो ये देखा कि अब शादी में जो पहले नहीं होते थे 7 फेरे, है ना, जिसमें दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लिया करते थे, अब उसमें एक नया कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे डेवलप हो रहा है। वो 2-3 फेरे लगवा दिए गए, मतलब 7 में से 2-3 लगवा दिए गए, बाकी में बैठा दिया गया और वो जो होता नहीं है जो जिसे बांधा जाता है, वो कपड़ा जिसे बांधा जाएगा, लड़का और लड़की वाला कपड़ा जिसे गांठ कहते हैं, उसी गांठ को ही चारों ओर घुमा दिया गया। अब ये एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। हाँ, वो एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। तो जो पुराने लोग हैं, दादा और दादी टाइप के लोग, वो नाराज हो गए, ये क्या कर रहे हो यार पंडित जी? चक्कर लगवाओ, पूरे 7 फेरे लगवाओ। तो जहां पर जो पुराने लोग हैं उन्होंने कहा ना, पूरे 7 फेरे लगेंगे और बिल्कुल सही तरीके से लगेंगे और पंडित जी मंत्र ध्यान से पढ़ना, हम तुम्हारा मंत्र बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़-सड़बड़ किया तो समझ लेना। तो ये ट्रेडिशनल पार्ट है, यानी वो हिस्सा जो किसी भी तरह का बदलाव को पसंद नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से आप देखोगे तो जब समाज में सुधार की प्रक्रियाएं आएंगी, जिनमें इंग्लिश एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो इंडियन पर्सन उसको जल्दी पसंद नहीं करेगा। उसको लगेगा कि ये तो सब यार हम लोगों के साथ तो कुछ गड़बड़ किया जा रहा है। क्या गड़बड़ किया जा रहा है उसे भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन गड़बड़ तो हो रहा है। लेकिन गड़बड़ तो हो रहा है। अरे बेटा ज़हीर, अपने पिताजी को मेरी ओर से प्रणाम बोलना बेटा, ठीक है? हाँ, मेरी ओर से उनको प्रणाम बोलना बेटा। चलो भाई, तो धीरे-धीरे करके अगर देखा जाए तो इस पूरे आंदोलन के कई सारे अलग-अलग आपको कारण दिखाई पड़ेंगे, ठीक? अगर देखिए पहले 100 साल को देखा जाए, हाँ, बिल्कुल। जैसे हम लोग 100 साल को देखें, 1757 से लेकर 1857 तक की अगर बात करते हैं, तो देखो ऐसा नहीं कि 100 साल में भारत शांत था, भारत के लोग शांत थे, बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर आपको कल की क्लास याद आ रही होगी, तो कल हम लोगों ने पीजेंट मूवमेंट को और ट्राइबल मूवमेंट को देखा है। इस 100 साल के दौरान आप इस चीज़ को देखिएगा, तमाम प्रकार के आदिवासी आंदोलन हो रहे हैं, तमाम प्रकार के आपके किसानों के आंदोलन हुए हैं, जिसमें सन्यासी वाला आंदोलन, आपको याद होगा मैंने कल बताया था ना सन्यासी आंदोलन, वंदे मातरम गीत वाला, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम, ये गीत भी आपको दिखाई पड़ा। तो जहाँ पर आदिवासी और आदिवासी के साथ-साथ आपको दिखाई पड़ेगा, किसान भी उद्वेलित है, उद्वेलित का मतलब दे आर एंग्री, है ना? वो नाराज़ हैं और नाराज़गी में वो उसका विरोध भी करना चाहते हैं। हाँ, वो विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक लीडरशिप की, प्रॉपर लीडरशिप की कमी है, एक विजन क्रिएट नहीं है, लीडरशिप नहीं है, एक विजन नहीं आ पा रहा है। बेसिकली कॉलोनिज़्म को इंडियन पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। समझेंगे, जैसे-जैसे भारत का आदमी पढ़ेगा, लिखेगा और पढ़ाई-लिखाई के लिए वो इंग्लैंड की ओर जाएगा, तो धीरे-धीरे करके उनके कॉन्सेप्ट को समझेगा कि ये चाह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और आप देखिए इसका इम्पैक्ट आपको 1905 वगैरह में दिखाई पड़ेगा, जब दादा भाई नौरोजी के द्वारा, हाँ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बड़ी किताब लिखी जाएगी जिसका नाम होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके बारे में हम लोग जैसे-जैसे टॉपिक आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे-जैसे हम लोग स्वदेशी मूवमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँगा। तो ये कई सारे कारण आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं 1857 के कारण को लेकर, मेजर कॉजेस ऑफ द रिबेलियन, इस क्रांति के जो प्रमुख कारण की बात करें। और देखो मैंने आपसे हमेशा एक बात एंशिएंट इंडिया से पढ़ने के साथ-साथ जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैंने आपको हमेशा एक बात कहा है कि कभी भी कोई भी बदलाव, कभी भी कोई भी गुस्सा, कभी भी कोई भी, हाँ, कोई भी परिवर्तन जो होता है उसका कारण होता है वो इकोनॉमी। सबसे पहला कारण होगा आपका जेब, आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी दाल-रोटी। जब तक आपकी जेब, आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी दाल-रोटी पर किसी प्रकार का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, क्योंकि रोज सुबह और शाम हमें दाल-रोटी, थोड़ा-सा सब्जी, कभी-कभी अचार खाने को मिल रहा है, तो जल्दी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन, चेंज, रिबेलियन की पोजीशन तब आती है, रिबेलियन की और चेंज की पोजीशन तब आती है जब कोई भी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। ठीक है? कोई भी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, जिसे कहते नहीं है पानी नाक के ऊपर चले जाना। जब पानी, आप जैसे होता नहीं, आप कहीं पर हैं और आप डूब रहे हैं, तो आप अपना हाथ-पैर तब चलाते हैं जब आप, मतलब आप डूबने लगते हैं, आपकी सांस लेने में परेशानी। जब तक पानी गर्दन तक होता है, तब तक हम बहुत ज़्यादा हाथ-पैर नहीं चलाते। लेकिन जब ये पानी लगता है कि अब तो ये मार देगा, अब हम मर जाएँगे, तब फिर अपना हाथ-पैर चलाना शुरू करते हैं। भारत में भी आपको दिखाई पड़ेगा यही चीज़। इकोनॉमी कॉस्ट की अगर बात करें, तो आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी का पूरा एक जाल बनाया गया था, अंग्रेजों ने उस पूरे के पूरे इकोनॉमिक जाल को, ताने-बाने को तोड़ने का काम कर दिया। 2 तरीके से तोड़ा है। एक, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने टैक्सेशन फॉर्म कर दिया, जिसका परिणाम लैंड रेवेन्यू आपको दिखाई पड़ेगा, वही 3 नाम फिर से दोहरा देता हूँ, स्थायी बंदोबस्त, रैयत वाली व्यवस्था और आपका महाल वाली व्यवस्था। और इसी में, हाँ, इसी में आपको दिखाई पड़ेगा कि देखो अंग्रेजों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कर लगा दिया जाएगा, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कर 55% 60% तक जा रहा है। अगर सोचिए किसी की आमदनी का आधा हिस्सा सिर्फ कर के नाम पर लिया जाए और ये वो टैक्स होगा जो अंग्रेजों के पास जा रहा होगा। उधर फिर वो साहूकार और इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिसर है, वो जब भ्रष्टाचार, जिसे बेईमानी कहा जाए, उसमें जाएगा, तो ये 40% 50% मानकर चलते हैं। 50% के बाद जो लूट का तंत्र चलेगा, वो और ज़्यादा होता जा रहा है। यानी हमारे किसान के पास, हमारे कुटीर उद्योग के लोगों के पास तो कुल मिलाकर ₹100 अगर वो कमा रहे हैं, तो ₹70 के आस-पास तो वो टैक्स के नाम पर दे रहे हैं। एक लीगल टैक्स के तौर पर, एक आपका लीगल टैक्स जिसे लूट कहा जाए, जिसमें सब शामिल हो जाएँगे। तो 70% अगर कोई व्यक्ति टैक्स के तौर पर दे देगा, तो वो 30% में, यानी 30% में, 30% वाले पार्ट पर ₹30 वाले में कैसे अपने घर का गुजारा कर पाएगा? गड़बड़ होने वाला है, गलत होने वाला है। तो अब धीरे-धीरे करके ये गुस्से का कारण बनेगा। जब देखो गुस्सा कब आएगा? घर में 4 रोटी है, खाना खाने वाले 4 लोग हैं, तो 1-1 रोटी बटेगी। चलो कुछ थोड़ा गुस्सा लगा, लेकिन थोड़ा फिर कहीं कुछ तो मिला। लेकिन अब खाना खाने वाले 4 लोग, लेकिन रोटी 3 है, बँटवारा फिर भी हो गया, चलो आधी-आधी रोटी खा लेते हैं, 1 रोटी बच्चों को दे देते हैं और आधी-आधी में हम लोग काम चला लेते हैं भाई। अब इसी रोटी को और कम कर दीजिए। अब घर में जब बड़े-बुजुर्ग यानी कि बाप-दादा, माँ और पिता और बच्चे चीखना शुरू करेंगे, रोना शुरू करेंगे कि भूख लगी है, खाना दो, बीमार हो गया हूँ, डॉक्टर का इलाज करा दो। अब आपके पास कुछ है ही नहीं, कहाँ से कराइएगा? क्योंकि सारा का सारा तो कर्ज के नाम पर, सारा का सारा कर के नाम पर, लोन और टैक्स के तौर पर अंग्रेजों ने कब्जे में कर लिया।
साथ ही साथ जमींदारों के द्वारा और इन साहूकारों के द्वारा धीरे-धीरे करके आप देखोगे कर्जा न दे पाने की वजह से जमीन तक कब्जे में ले लिया गया, किसान को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया, बेदखली का काम किया गया, है कि नहीं? अब ऐसी दशा में तो फिर भाई देखो कोई भी व्यक्ति नाराज़ ही होगा, कोई खुश नहीं होगा, हाँ, लेते जाओ, कोई को खुश होगा? आज के ज़माने में इतना सा ज़मीन आप किसी का ले लीजिए, तो आदमी तुरंत बंदूक चाकू निकाल लेता है, गोली मार देता है। अब आप सोचिए, आप किसान की ज़मीन छीन रहे हैं सिर्फ़ इस बात पर कि मैं ताकतवर हूँ, तो भैया जिस दिन वो इकट्ठा हो जाएगा, उस दिन ताकतवर बन जाएगा और आपकी वो बैंड बजाने वाला है, फिर वो आपकी बैंड बजाने वाला है, ठीक है ना? तो अंग्रेज़ों का जो भेदभावपूर्ण, जो उनका डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉलिसी आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है क्या? डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है जिसमें वो इंडियन पर्सन को, जिसे कहते हैं भारत के लोगों को टैक्स के बोझ के नीचे दबा देगा। जो कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वो कहीं न कहीं पूरी तरह से, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो भारत एक बाज़ार के रूप में दिखाई पड़ रहा है ना, इंडिया एज़ अ मार्केट, क्योंकि वो वहाँ से 2 काम कर रहा है। एक तो वो जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल लेकर जा रहा है और जिसे कहते हैं कि वो एक तैयार माल बेच रहा है। तो ऐसी दशा में निश्चित तौर पर जो पॉलिसी बनेगी, वो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर ही बनने वाली है। यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, यूरोपियन पर्सन को ढेर से ढेर मदद दिया जाएगा। अगर आप देखोगे तो आपको यूरोपियन दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर बैंक, बड़े-बड़े एजेंसीज़ जिसे हम लोग फाइनेंशियल एजेंसीज़ के तौर पर जानते हैं। तो वो तो मदद करेंगे किसको? ज़मींदार वगैरह को, आम आदमी को तो मदद नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन और भारत के लोगों की जो इकोनॉमी पोज़ीशन है, वो लगातार गरीब हो रहा है। वो लगातार गरीब हो रहा है। जैसे आजकल भी पोज़ीशन में देख लो तो एक मैं अभी 4-5 दिन पहले की बात है, कोई न्यूज़ सुन रहा था, जिसमें एक चर्चा चल रही थी, होती नहीं टीवी पर अक्सर डिबेट होती रहती है। तो मैं उसपे चर्चा सुन रहा था कि पिछले कई सालों में भारत का जो गरीब है वो मतलब होता नहीं, अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, जबकि इसे कम होना चाहिए था। तो खाई बढ़ रही है, इसी बात पर डिबेट हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था। यही काम तो अंग्रेज़ों ने भी किया, भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब कर दिया और वो अपने आप को अमीर बनाते चले गए। उसी अमीर में उन्होंने एक वर्ग और पैदा कर दिया है, जो कि ज़मींदार साहूकार टाइप का है और उसे भी अमीर बना दिया। ज़्यादा गरीब, कम लोग अमीर, जिसकी वजह से वो सत्ता को अपने हाथ में रखेंगे और जिसके पास पैसा भैया उसके पास लाठी हो जाएगी। लाठी खरीदने की ताकत आ जाएगी ना। अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा, अभी मैं आपसे कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कुटीर उद्योग की बात कर रहा हूँ, तो देखो भाई, जो हमारे आर्टिसियन्स हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के लोग जुड़े हुए हैं, जो जैसे होता है ना बढ़ई लकड़ी का काम कर रहा है, आपके सूती कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, जो कपड़ा बनाने का काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स के दायरे में ला दिया जा रहा है। अब जब बेचारे वो बहुत ज़्यादा टैक्स के दायरे में चले जाएँगे, तो कैसे कैसे वो सर्वाइव कर पाएँगे? अब आपके सामने 2 चीज़ें बाज़ार में उपस्थित हो जाएँगी। आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे होता नहीं है, एक ज़माने में एक आप लोगों ने भी सुना होगा नाम और संभवतः प्रयोग किया होगा। एक बड़ा-सा दुकान हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था बिग बाज़ार। बिग बाज़ार। तो अब तो खैर बंद हो गया, बिग बाज़ार ने, रिलायंस को अपने आप को बेच दिया। तो देखिए बिग बाज़ार ने एक ज़माने में एक ऐसी पोज़ीशन खाली कर दी थी कि ये जो हम लोगों के परचून वाले लोग हैं, जो आपके जनरल स्टोर वाले जो लोग हैं, इनकी लगभग-लगभग दुकान बंद होने लगी। हाँ, जिनकी दुकान लगभग-लगभग बंद होने लगी, है ना? डी मार्ट, बिग बाज़ार, डी मार्ट, पता नहीं कौन-कौन से मार्ट, इन्होंने बहुत बा एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने जो छोटे उद्योग वाले लोग हैं, उनको नुकसान कर दिया। अगर इन दुकानों से पहले की बात करें, मैं अपने बचपन को याद करूँ, आप अपने बचपन को याद करिए, तो हम लोग अपना दाल, चावल, साबुन, तेल लेने के लिए अक्सर वो जनरल स्टोर पर जाया करते थे, जिसको हिंदी में परचून की दुकान कहा जाता है। परचून वाली दुकान पर जाते थे, है ना? और जो सामान खरीदते थे जिसको गल्ला कहा जाता था। गल्ला जिसमें अनाज आ जाएगा, जिसमें हमारे दैनिक जीवन की चीज़ आएँगे और कुछ छोटी-छोटी दुकानें खुली हुई थी। कोविड के लॉकडाउन के बाद से फिर थोड़ा-सा वो हो गया, कई सारी दुकानें फिर खुल गई क्योंकि जिसकी कोविड लॉकडाउन की वजह से कई सारा दिक्कत आ गया ना। तो हाँ, और वहीं से देखो, अब आप देखोगे तो वहाँ से जो हमारा निचला वर्ग है, वो कमज़ोर पड़ गया। आज भी आप देख लो, ये बड़े-बड़े दुकान वाले जो लोग हैं, ये जैसे ग्रोसरी, यस ग्रोसरी, जैसे रिलायंस है, वो ग्रोसरी पर वो जियो मार्ट के नाम पर आ गया। अब देखो वो तो होलसेल पर सामान खरीदेगा ना, जिस बिस्कुट की कीमत खुले बाजार में ₹4 या ₹5 होगी, जब रिलायंस किसी कंपनी से बात करेगा कि भैया मुझे आपसे 10,000 यूनिट चाहिए, तो 10,000 यूनिट अगर आपसे चाहिए तो हम लोग बातचीत कर लें। तो देखो सामान 2 तरीके से तैयार किए जाते हैं। एक जिनको बहुत ज़्यादा देना है प्लस वहाँ पर आपको मूल्य का भी यानी रेट का भी तय होना है, कम रेट लगाना है, तो थोड़ा-सा उस सामान में देखिएगा, थोड़ा अंतर आपको दिखाई पड़ेगा, है ना? और इतने सारा यूनिट अगर कोई व्यक्ति ले रहा होगा तो भाई रेट कम करने में कोई बुरी बात तो है नहीं। हर आदमी व्यापार यही किया जा रहा है। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के लोगों को कहीं न कहीं उनके पास उतना पैसा नहीं कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के बाद जो इंग्लैंड में जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री डेवलप हो रहे हैं, उनके पास पैसा है। तो उनके पास बड़ी-बड़ी कंपनी है जिससे वो खूब ढेर सारा सामान तैयार करते हैं, जिसकी लागत सस्ती हो जाती है और उसे वो भारत के बाजार में उतार देते हैं। अब भारत में 2 चीज़ें आ गई, एक जिसकी कीमत है ₹2 और एक जिसकी कीमत है ₹3, सेम चीज़ की कीमत अलग-अलग है। तो निश्चित तौर पर हम भारतीय लोगों के अंदर तो एक और खास बात है ना, हम भारतीय लोगों की खास बात है, आप में से भाई कोई बुरा मत मानना, उसमें मैं भी आता हूँ। हम लोग तो साहब जब सब्जी मंडी जाते हैं, तो धनिया भी खरीदते हैं, तो धनिया भी खरीदते हैं तो 10 दुकान देखते हैं। इनकी कम हरी दिख रही है, इनके में सुगंध कम दिख रही है, तो इनका कुछ ज़्यादा बड़ा पत्ता दिख रहा है। तमाम प्रकार की कमियाँ निकालते हुए एक दुकान में जहाँ पर सौदा पट जाता है, वहाँ पर जाकर खरीदते हैं। धनिया खरीदने की बात कर रहा हूँ मैं। ये सब तो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये तो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पर तो प्रभाव पड़ने वाला भारत का आदमी लगातार कमज़ोर पड़ा क्योंकि उसके पास अब खेत नहीं है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो लगातार चीज़ें भारतीयों के पास से पहुँच से दूर होती चली जाएँगी। जिसकी वजह से जो हाई टैक्स लगाया जाएगा इंडियन टेक्सटाइल्स के ऊपर, इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर, वो तो बेचारे उनका मार्केट ही खराब हो गया। धीरे-धीरे करके वो मार्केट से बाहर हो जाएँगे और इंग्लिश कंपनी मोनोपोलिस्टिक मार्केट के तौर पर उतर जाएगा और फिर वो एक्सप्लॉइटेशन की शुरुआत करेगा, अपने दाम पर रखेगा, अपने दाम दाम पर चीज़ों को बेचेगा और खरीदेगा। ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। धीरे-धीरे भारतीय उद्योग बर्बाद होगा, भारत का कुटीर उद्योग का आदमी बर्बाद होगा, घर परिवार कैसे चलाए? तो निश्चित तौर पर अब वो जाएगा खेती की ओर और खेती की ओर जाएगा तो अभी तक मैं एक किसान था और मैंने ज़मींदार से 10 बीघे ज़मीन किराए पर ले लिया। 10 बीघे ज़मीन किराए पर ले लिया, है ना? अब कई सारे अब देखो किसानों के बाज़ार में कई सारे किसान आ गए। कुछ ने कहा साहब फलाने आपको ₹10 देते हैं, हम आपको साहब ₹11 दे देंगे, वो ज़मीन उनको मत दीजिए, हमको दे दीजिए। हाँ, हमको दे दीजिए। अब देखो, अब किसानों के बीच लड़ाई शुरू हो गई कि साहब हमको ज़मीन दे दो। ठीक है यार, घर परिवार में जब बात हुई तो 1 रोटी कम खा लेंगे, कम से कम कुछ मिलेगा तो, है कि नहीं? जैसे हो गया कि बगल वाला तो ₹10 में दे रहा था, आप 11 क्यों बोला है? क्योंकि 10 में तो फिर उसी को देगा, पुराने वाले को हमको क्यों देगा, जब तक हम दाम नहीं बढ़ाएँगे। तो यहाँ से आप देखोगे लगातार स्थिति खराब होती चली जाएगी किसकी? भारतीय किसानों की, भारतीय नागरिकों की। और जो अर्थव्यवस्था का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा, धीरे-धीरे जैसे-जैसे रोटी कम पड़ेगी ना, जैसे-जैसे पेट पर लात पड़ेगी, फिर वैसे-वैसे इंसान, भारत का इंसान जागेगा और फिर वो विद्रोह करेगा। राजनीतिक कारणों की ओर जाते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ की ओर चलते हैं तो देखो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी मैंने आपसे बताया कि वो एक पूरी तरह से व्यापारिक कंपनी थी। गौर करिएगा अमेरिका और यूरोपियन कंट्री जिसमें इंग्लैंड भी आता है, ये पूरी तरह से कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है। कैपिटलिज्म में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है मैक्सिमम प्रॉफिट।
मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको एक गाना हिंदी सिनेमा का याद आ रहा होगा, एक फिल्म आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसमें एक डायलॉग चल रहा था, किसी भी फिल्म के सफल होने का बस तीन ही फॉर्मूला है, और वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। पता नहीं किस फिल्म को लेकर ये था, मैं नाम भूल रहा हूँ। वही चीज अंग्रेजों के साथ भी है। कैपिटलिज्म सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर चलता है, पूंजीवादी व्यवस्था सिर्फ एक ही व्यवस्था पर चलता है, एक ही उद्देश्य पर चलता है, वो होता है प्रॉफिट, 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 प्रॉफिट। लाभ, लाभ, लाभ। और अगर मैं इस शब्द को थोड़ा सा हिंदी में लिखता हूँ, देखो हिंदी में लिखता हूँ लाभ, और इसी के ऊपर एक शब्द और लिख देता हूँ, इन दोनों में आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, इनमें आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, है ना? जैसे हम लोग कहते हैं ग्रीडीनेस, लोभ, लालच। तो अंग्रेजों की जो पॉलिसी है वो तो ज्यादा से ज्यादा लालच पर टिकी हुई है, और जब वो ज्यादा से ज्यादा लालच पर आ जाएगा तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लो, ज्यादा से ज्यादा भारत के लोगों पर कब्जा कर लो, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसीलिए देखो वो धीरे धीरे करके, जिसे हम लोग कहते हैं रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी या इफेक्टिव कंट्रोल कहा जाए, सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी चलाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत का जो फिजिकल यानी भौतिक संसाधन है, जो फिजिकल आपके चीजें हैं, उनको कंपनी के द्वारा वापस अपने कब्जे में कर लिया जाए। अब जब ये पॉलिसी आएंगी तो देखो, जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक तो हम कहेंगे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। और जब हम लोगों को चीजें समझ में आएंगी तब हम वाह नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे आह क्या बात है। ठीक है, तो शुरुआत में ये सारी पॉलिसीज हमारे जो भारतीय राजा हैं, जो हमारे नेटिव रूलर्स हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा, वाह क्या बात है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो उनको ये समझा दिया कि तुम अगर हमारी सेना अपने पास रखोगे तो जो पड़ोसी राजा है ना तुम्हारा, जो तुमको अक्सर परेशान करता है, उसके पास तो वही ट्रेडिशनल आर्मी है, वही तलवार लेकर आ जाएगा, है कि नहीं? हमारे पास तो देखो बंदूक है, हमारे पास देखो आर्टिलरी है, धमाक एक गोला दागेंगे और उनके 20 लोग मर जाएंगे। अब वो तो तलवार लेकर जब तक दौड़ता आएगा तब तक हम उसे उसका रास्ता बदल देंगे। लेकिन ये बाद में पता चलेगा कि ये सारी पॉलिसीज तो हमें एज अ किंग हमें पंगु बना रही हैं। पंगु का मतलब होता है हमें एक प्रकार का लाचार बना दे रही हैं, हमें एक प्रकार का फिजिकली हैंडीकैप्ड बना दे रही हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास तो इस बात का भी राइट नहीं दिया गया कि कोई नियम हम चलाना चाहते हैं अपने स्टेट में तो उसके लिए इंग्लिश रेजिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसी दशा में अंग्रेजी प्रशासन के ऊपर, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज के ऊपर डाउट तो होगा भाई। हाँ, डाउट तो होगा, फिर संदेह पैदा हो जाएगा। अब देखो, जब किसी भी दिमाग में डाउट क्रिएट होता है, संदेह जिसे शंका कहा जाता है, उसके बाद तो फिर आप जानते ही हैं, ये साफ संबंधों को खराब कर देता है। अगर आपके दिमाग में डाउट आ गया तो साहब वो संबंध खराब कर देता है, वो चाहे बाप बेटे का हो, वो चाहे भाई भाई का हो, वो चाहे भाई बहन का हो। अब यहीं से आपको दिखाई पड़ेगा, पूरी तरह से सत्ता का परिवर्तन दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। रिलीजियस पॉलिसी पर आएगा, पॉलिटिकल इशू में रिलीजियस पॉलिसी पर आएगी। पुराना जो हमारा धार्मिक नियम कहता है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा माता और पिता, ऐसा कपल जिसका अपना बेटा नहीं जन्म ले पा रहा है किसी भी कारण से, तो ऐसी दशा में वो अपने परिवार के या अपने किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है, वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन डलहौजी कहता है नो, योर अडॉप्टेड सन इज नॉट योर सक्सेसर। आपका गोद लिया हुआ बेटा आपका उत्तराधिकारी नहीं है, ही इज योर सन बट नॉट योर सक्सेसर। आपका उत्तराधिकारी नहीं। अब ऐसा वो राज्य, ऐसे सभी स्टेट जिनका जिनका सक्सेसर अडॉप्टेड सन है, हम अडॉप्ट ही नहीं करेंगे आपको, एज हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपके स्टेट को, उस लड़के को एज अ सक्सेसर, हम उसे बाहर कर देंगे। फिर आपको याद होगा सतारा उतारा जैसे स्टेट इसका शिकार बन जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। बिल्कुल, जैसे आप देखोगे सतारा सबसे पहला 1848 सतारा फर्स्ट स्टेट व्हिच वाज कैप्चर्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। सतारा, उदयपुर, जयपुर, बगाट, झांसी, पंजाब, कानपुर, नागपुर, जैतपुर, ये सारे के सारे आपके डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी के शिकार बनने वाले हैं। तो भैया ऐसी दशा में तो विरोध तो होगा ही होगा, कि पुरानी परंपरा को तोड़ा जा रहा है ना। हाँ, बिल्कुल, पुराने सिस्टम को तोड़ा जा रहा है। बहुत सारे स्टेट हैं बच्चे, संबलपुर, बहुत सारे स्टेट हैं जिनको तोड़ा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट की ओर जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज की ओर जाते हैं। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पुलिस व्यवस्था, जिसे हम लोग पुलिस सिस्टम कहें, लोअर कोर्ट की अगर बात करें, तो ये सब के सब आपके पूरी तरह से बेईमानी से भरे पड़े हैं। पुलिस सपोर्ट करती है साहूकार को, पुलिस सपोर्ट करती है महाजन को, जिससे भारत के आम लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा सके, परेशान किया जा सके। देखो आज के दौर में भी पुलिस किस लिए बना है? पुलिस इसलिए बना है कि वो हमें हमें प्रोटेक्शन दे पाए। अब आप पुलिस के पास जाते हो, साहब फला आदमी हमें मार रहा है, फला आदमी हमें गाली दे रहा है, पता चलो पुलिस वाला दो तमाचा और मार रहा है, ऐसा है। जमींदार साहब हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, बहुत मारेंगे तुमको हम। अब ऐसी दशा में आप क्या करोगे? पता चला उधर जमींदार मार रहा है, जमींदार के खिलाफ जाते हैं पुलिस को मदद करने, तो वो हमारे खिलाफ जाता है, कोर्ट में जाकर उसकी शिकायत करते हैं कि भाई न्याय व्यवस्था हमारी बात का सुनेगा, तो पता चला वहां पर जो शिकायत करने पहुंचा उसी को ही दोषी बना दिया गया। तुम ही दोषी हो, तुम ही अपराधी हो, पहले तुमको पकड़ लो भाई, तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो अब इसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं बेईमानी, वो जो बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, आज भी होता है ये चीज, कोई नई बात नहीं, आज भी होता है। बड़े पैसे वाले लोग तुरंत वो जुडिशरी सिस्टम में जज लोगों से मिल लेंगे, इन पुलिस सिस्टम में वो बड़े-बड़े अधिकारी को मुलाकात कर लेंगे, और भैया एक काम करो, ये सब हटाओ जरा देख लो। ठीक, देख तो हम सब लेंगे। देखिए फिर वो अधिकारी भी कहता है देखिए देख तो हम सब लेंगे, लेकिन हमें ऐसे दिखाई नहीं पड़ता। हमें हमारे आँखों पे एक लेंस चाहिए, उस लेंस के बाद ही हम देख पाते हैं। लेंस पहना दिया जाता है, फिर सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। तो ये जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ है, अच्छा जल्दी से इसी बीच बताइएगा, पुलिस सिस्टम की शुरुआत किसने की? हू वाज़ द फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज इन इंडिया? जल्दी से बताइएगा, हू वाज़ फादर ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया? जरा जल्दी से बताइएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसकी शुरुआत करेगा बच्चों कॉर्नवालिस। मेरा सवाल मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री के रेफरेंस में था बेटा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करेगा कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। वो तो खैर अभी हम लोग आगे चलकर गवर्नर जनरल वाली क्लास करेंगे ना, तो वहां पर आपको फिर से बताएंगे। तो कॉर्नवालिस वो आदमी था जिसने पुलिस सिस्टम का, जिसने सिविल सर्विसेज का, जिसने पावर सेपरेशन पॉलिसी को चलाने का काम किया था। किसके लिए भाई? पुलिस होता है सुरक्षा के लिए, यहाँ पर पुलिस ही बन गया आपका रक्षक, ही बन गया भक्षक आपका, तो कहां से उसको चलाइएगा? साथ ही साथ आप देखिएगा तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, जो ब्रिटिश आपके रूलर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, वो जो लॉज बनाते हैं, वो जो कानून बनाते हैं, उस कानून में फायदा दिया जाएगा किसको? विदेशी लोगों को। यानी विदेशी लोगों को, इंग्लैंड के लोगों के लिए जो लॉज बनाए जाएंगे, कानून जो बनाया जाएगा, उनमें कहीं ना कहीं उनको बहुत लीनियंसी के साथ, किसी अंग्रेज एग्जाम्पल की बात करता हूँ, किसी अंग्रेज ने किसी इंडियन लेडी के साथ रेप कर दिया, एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो कि कई बार घट चुकी है अंग्रेजों के जमाने में। किसी इंडियन फीमेल के साथ रेप किया, और उस कांड को लेकर जब कार्यवाही की बात किया गया, तो किसी इंडियन फीमेल के साथ रेप किया, और उस कांड को लेकर जब कार्यवाही की बात किया गया, तो जुडिशरी सिस्टम में जब मुकदमा चला, तो अंग्रेजी इंग्लिश जज जो है, वो उस इंग्लिश ऑफिसर को पनिश करता है। वेरी बैड, वेरी बैड, दिस इज नॉट अ सिस्टम, ये बिल्कुल व्यवस्थित सिस्टम नहीं है ना? आपको पावर इसलिए नहीं दिया गया कि आप रेप करें, बहुत गलत बात। से टू सॉरी, है ना? से टू सॉरी, आप सॉरी बोल दीजिए। साथ ही साथ अब एक काम करिए,
₹50 एज़ अ पेनल्टी आप जमा कर दीजिए। अब ₹50 एज़ अ पेनल्टी जमा हो गई। अब यही रेप अगर एक इंडियन लोअर क्लास आदमी ऐसा कुछ करता है, तो वही अंग्रेज जज करता क्या, "अरे! तुमने रेप कर दिया, ओह माय गॉड! रेप कर दिया, हैंग हिम टिल दैट।" इसे तब तक लटका कर रखो जब तक ये मर ना जाए। पहले तो बोला जाता था हैंग हिम, लेकिन आगे चलकर कुछ होशियार बुद्धिमान वकीलों ने इस बात को थोड़ा-सा तोड़ दिया, कभी मौका मिलेगा तो बताऊँगा आपको, एक घटना है। तो इसके बाद एक स्टेटमेंट चलने लगा, हैंग हिम टिल दैट, इन्हें तब तक लटकाए रखिए जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। अब देखो, एक ही अपराध किया गया, उसी अपराध के लिए एक कमज़ोर व्यक्ति को मौत की सज़ा दी गई और एक मतलब होता नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पावरफुल पर्सन को कहा गया ठीक तुम ₹50 दे दो, आगे से ऐसा मत करना। ₹50 क्या होता है? मतलब एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, नॉमिनल चार्जेस लीजिएगा, क्या होता है? एक तरीके से आपने उसको प्रमोट किया, कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार भी आना ऐसा ही हम पेनल्टी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये सब काम हाँ, किया, कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार भी आना ऐसा ही हम पेनल्टी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये सब काम हाँ, हाँ बेटा बिल्कुल सत्येंद्र, ये चीज़ आज भी है, बिल्कुल है। ठीक है, एक प्रकार का कहीं न कहीं इसको आप कहते हो ना एक प्रकार का लाइसेंस दे दिया गया और धीरे-धीरे करके तो इसमें बड़े-बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हो गए। यार तुम अकेले, हमको नहीं, हमारे लिए भी मैनेज करो यार। तो पता चला कि साहब हर प्रकार से भारत को लूटा जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये एक फेल्योर पोज़ीशन में दिखाई पड़ेगा, जिसको भी लेकर हम उम्मीद करते हैं हमारी जान बचाएगा। हाँ, गलत बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, तभी तो विद्रोह होगा, बिल्कुल गलत है, तभी तो विद्रोह होगा। सोशियो एंड रिलिजियस कॉजेस की अगर बात करते हैं, तो देखो भाई अंग्रेज, अब आपको याद अगर आ रहा होगा, तो मैंने आपको एक क्लास पढ़ाया था बच्चों एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। आपको मैंने पढ़ाया था भारत में यूरोपियों का आगमन, वास्को डी गामा, है ना? इस प्रकार से पुर्तगाली लोग ये सब लोग आए। तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में ये जो सब कुछ हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण था, वो था रेनेसां, वो था रेनेसेंस, जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। अब पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना का मतलब है उस जागने में जो एजुकेशन होगा, यानी जिसे कहा जाता है ना आप कहते हो लॉजिक लॉजिक लगेगा। तो अंग्रेज पढ़ाई-लिखाई करके लॉजिक का प्रयोग करने लगे। लॉजिक का प्रयोग करने लगे तो वो साइंटिफिक इन्वेंशन की ओर चले गए। साइंटिफिक इन्वेंशन की ओर चले गए तो इंडिया में हथियार के साथ आ गए। इंडियन लोगों को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। तो आप देखो, तो यहाँ से आपको जो रसिकल आपको जो एक नस्लवाद दिखाई पड़ेगा, रेसिज्म दिखाई पड़ेगा। तो सफेद चमड़ी वाला आदमी कहेगा, "यू ब्लडी ब्लैक मैन, तुम काले लोग, है ना? कुछ नहीं आता तुम लोगों को। अगर तुम लोगों को कुछ आता तो हम तुम्हारे मालिक बनते और तुमको हम लोग गुलाम बना लेते, यू गुलाम लोग ब्लडी।" है ना? मतलब जो भी उनके मुँह में गालियाँ आ सकती थी, वो दी जाती थी। तो एक जो रेसिज्म है, जिसमें आपका गोरी और काली चमड़ी का भेदभाव दिखाई पड़ेगा, गोरे लोग कहेंगे और ये आज भी है। देखो ये आज भी है। ये चीज़ आज भी देखिएगा आप लोग, आज भी दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? हाँ, ये आज भी दिखाई पड़ता है। आज भी इस चीज़ को कहीं न कहीं देखा जाता है। अब देखो हुआ क्या कि इसकी वजह से कहीं न कहीं प्रॉब्लम आने लगा। हाँ, बिल्कुल सही। साथ ही साथ आप देखिएगा, आने वाले समय में जब अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच ये लोग आएँगे, तो शुरुआत में ये तो व्यापारी थे। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे तो ये ईसाई धर्म का, क्रिश्चियनिटी का विस्तार यानी प्रचार भी करेंगे। अब ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे हैं और आपको याद होगा एक कानून, जिसे आप लोगों ने पॉलिटी की क्लास में पढ़ा होगा, चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट एक प्रोविज़न लेकर आता है। मैं पूरे चार्टर एक्ट की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक प्रोविज़न की बात करूँगा। वो प्रोविज़न लेकर आता है वो ये कि अब ईसाई क्रिश्चियन मिशनरीज़ ईसाई धर्म का प्रचार करेंगी, लोगों को मोटिवेट करेंगी कि वो क्या करें, वो ईसाई धर्म को स्वीकार करें। ठीक है? वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर, ठीक है? और धीरे-धीरे करके अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा और ये चीज़ आज भी गौर से देखिएगा। आज भी आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है राजनीति में धर्मांतरण। साहब इन्होंने तो ऐसे बदल दिया, ये कर दिया, वैसे कर दिया। आप गौर करिए, ऐसा वो कौन-सा व्यक्ति है जो अपने बाप-दादाओं के धर्म को छोड़ रहा है? आप गौर करिएगा, बहुत जगहों पर है बेटा। अब वो चूँकि केरला पर फ़िल्म बन गई तो केरला हाइलाइट हो गया, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। गुजरात में भी हो रहा है, केरला में भी है, कर्नाटक में भी बहुत जगह पर हो रहा है। ठीक है? लेकिन एक चीज़ गौर करिए कि ये कर कौन रहा है? ये धर्म का परिवर्तन कर कौन रहे हैं? हाँ, तो गौर से देखिएगा, ये वो लोग हैं बेटा जो गरीब हैं, जिनके पास 2 वक़्त की रोटी नहीं है, जिनके पास दिन का खाना मिल गया तो शाम का नहीं है, शाम का खाना मिल गया तो दिन का खाना पता नहीं है, मतलब बहुत ही गरीब लोग हैं। अब ऐसे गरीब व्यक्ति को अगर आप पकड़िए और आप उससे ये कहिए कि देखो भाई हम तुमको खाना खिलाएँगे, रात का भी खिलाएँगे, दिन का भी खिलाएँगे और खाना खाने में रोटी और नमक नहीं खिलाएँगे। दाल, चावल बढ़िया फ्राइड दाल होगा, दाल, चावल, बढ़िया मसालेदार 2 प्रकार की सब्ज़ी होगी, एक ड्राई वेज होगा, एक आपका जिसे रसेदार ग्रेवी वेज कहा जाएगा, वो होगा और इसके साथ पराठा देंगे और जब ये खा लोगे तो इसके बाद हम तुमको स्वीट डिश भी देंगे, यानी रसगुल्ला वगैरह भी दे देंगे। अब आप किसी गरीब से ऐसे बात करिए ना और किसी गरीब को ये सपना दिखा दीजिए और उससे बस ये कहिए कि देखो ऐसा है कि अभी तुम्हारा ये धर्म है, छोड़ दोगे? भैया भूखे आदमी का कोई धर्म नहीं होता, भूखे आदमी का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, भूखे आदमी का कोई धर्म नहीं होता। वो कहता है भैया जो तुमने कहा ये खिलाओगे ना? हाँ, बिल्कुल खिलाएँगे। ठीक? तो हमारा जो भी कुछ करना है, जो करना है वो कर दो, हमें बस ये वाला और हम तुमको इतना काबिल भी बना देंगे, तुमको ये मिल जाए। तो ईसाई मिशनरीज़ देखो ये माध्यम है बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही चीज़ है। ये माध्यम बनेगा धीरे-धीरे, उसको आज भी आप देखिएगा, तो आज भी दिखाई पड़ेगा और निश्चित तौर पर देखो बेटा, एक बात मैं साफ तौर पर आपको कह दूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन तो बेटा होता है ना? अगर कोई क्रिश्चियन होगा जहाँ पर 4 क्रिश्चियन लोग मिल जाएँगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर होता नहीं आप देखिए, अब देखो कुछ देर के लिए हम लोग पहुँच जाएँ अमेरिका, अमेरिका में रहेंगे, वहाँ पर मेरा और आपका रंग मिल जाए, मेरे और आपका चेहरा जैसा होगा ना मिलता-जुलता, आर यू एशियन मैन? येस आई एम फ्रॉम एशिया कॉन्टिनेंट या फ्रॉम व्हिच कंट्री? आई एम फ्रॉम इंडिया। ओह माय गॉड! आई एम आल्सो फ्रॉम इंडिया। अब देखो वहाँ पर ये नहीं होगा कि तुम बिहारी हो, कि तुम उत्तर प्रदेश वाले हो, कि तुम पंजाबी हो, कि तुम मराठी हो। सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? सबसे पहली चीज़ आएगी तुम क्या हो? तुम इंडियन हो। ठीक है? चलो भाई तो इंडियन हो, फिर मुलाकात घर पे आओ यार पार्टी-शार्टी करते हो ऐसा-वैसा। व्हिच स्टेट फ्रॉम इंडिया? आई एम फ्रॉम बिहार। ओह माय गॉड! आई एम योर नेबर बिलॉन्गिंग टू नेबर स्टेट। आई एम फ्रॉम यूपी। है ना? क्या बात है और अब देखो जब यूपी में आएगा तो व्हिच पार्ट ऑफ यूपी? ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। कहाँ हो? अब देखो कैसे बदल रहा है इंसान का सोच। का हो? का हाल-चाल? ठीक बा? अब इसी में एक और आ जाएगा और तुसी क्या देखो भाई तुसी-मुसी वाले दूर रहो पहले। अभी का हो वाला चल रहा है। तो जहाँ पर जो ज़्यादा होगा निश्चित तौर पर वो वहाँ पर तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो करता ही है बेटा। ये चीज़ सब जगह पर लागू होती है, सब जगहों पर। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ पर ये चीज़ लागू ना होती हो। अब देखो ईसाई मिशनरीज़ का प्रचार किया जाएगा और ईसाई मिशनरीज़ कहेंगे तुम्हारे यहाँ है सती प्रथा, वो लड़की मार देते हो, ऐसा कर देते हो, वैसा कर देते हो, तो सती सिस्टम को वो विरोध करते हैं, विडो रिमैरेज को वो प्रमोट करते हैं और हमारे यहाँ पर तो विधवा का दोबारा से विवाह हो जाए, हे भगवान! इतना बड़ा पाप, कहाँ जाएँगे पाप का इतना बड़ा घड़ा लेकर? ज़मीन में धँस जाएँगे यार, ठीक है? तो इनको लेकर आप देखेंगे। अच्छा इस बीच आप देखिए 1833 का ईयर 1833 का से पहले की बात कर लें, 1820 के बाद से आप लगातार देखोगे, तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, ऐसे ढेर सारे लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, जो अपने ही सोशल सिस्टम के अंदर जो गलतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनका विरोध करेंगे। करना भी चाहिए। भाई एक लड़की, एक महिला, एक पत्नी को सिर्फ इसलिए जला दिया जाए कि उसका पति मर गया। जबकि उसकी सेवा मतलब मान लो वो पति बीमार पड़ गया, उसकी पत्नी ने उसकी सेवा किया, नहीं बच पाया, तो क्या पत्नी को जला दिया जाए? उस महिला को जला दिया जाए, क्या अपराध है बेचारी का? है ना? वो विधवा हो गई तो उसको एक अच्छे से मकान की जगह पर, तब इस कंडीशन को समझना हो, विधवा को की दशा को समझना हो, तो बस एक फ़िल्म देखिएगा।
उसका नाम है बेटा प्रेम रोग, उसका नाम है प्रेम रोग। आप प्रेम रोग फिल्म देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा विधवाओं की दशा क्या थी भारत के अंदर। आप वहां से पूरी मेरे बताए गए बातों को पूरी तरह से समझ लोगे आप। हाँ, ठीक है ना? वहां से समझ सकते हो। देखो हीरोइन जिसका नाम पद्मिनी कोल्हापुरे है, पद्मिनी कोल्हापुरे है ना, वो आपको हीरोइन के तौर पर है। एक राजकुमारी है, विधवा हो जाती है, अपने ही बाप के द्वारा उसे अपने घर में नहीं रखा जाता, सामने एक झोपड़ी में रख दिया जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों का विरोध किया जा रहा है। अब चूंकि इंडियन सोसाइटी इतनी पढ़ी लिखी नहीं, तो उसका विरोध करती है। हाँ, जब पढ़ेगी लिखेगी ना, तब उसको लगेगा सही है। अच्छा, कुछ कंजर्वेटिव लोग जो हैं, वो बेटी के, पत्नी के, माँ के पढ़ने का विरोध कर रहे हैं, महिला के पढ़ने लिखने का। क्योंकि अगर महिला पढ़ लिख जाएगी, तो फिर वो तो क्या और क्यों पर आ जाएगी ना। अगर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, तो वो फिर क्या और क्यों पर आता है ना, ये क्यों, ये किस लिए, है ना? उसके पास तर्क आ जाते हैं। आमतौर पर आप घर पर देखिए, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, तो उसको शांत रहो, फालतू बातें मत करो, है ना? ज्यादा क्या क्यों मत करो, जब मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, मैं जब कह रहा हूँ ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है। बाबू क्यों मारेंगे, तो तमाचा बाबू क्यों, कह रहा हूं ना, बस खत्म बात। ठीक, हाँ, तो देखो ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी। तो जब पढ़ेगा लिखेगा आदमी, तो उसको अपने अधिकार पता चल जाएंगे। और जब अधिकार पता, देखो जब किसी को अपना अधिकार पता चल जाता है ना बच्चों, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर वो पूछने लगता है क्यों और क्या। इसीलिए हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी महिलाओं को पढ़ने लिखने के पक्ष में नहीं, लेकिन अंग्रेजों में और भारतीयों में कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, पढ़ाया लिखाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक अच्छा परिवार ही तब बन पाता है, एक अच्छा समाज ही तब बन पाता है, जब वो समाज के लोग पढ़े लिखे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरा, पुराने जमाने में हिंदू राजा और मुसलमान राजाओं के द्वारा मस्जिद को, मंदिर को दान डोनेट किया जाता था, पैसा डोनेट किया जाता था, जमीन डोनेट किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आ जाएगा, तो वो मंदिर और मस्जिद, उसके ना तो मंदिर है, तो मस्जिद है, तो इसलिए उसका ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्यों दे रहा है पैसा, और ये पैसा तो हमको दे दो। तो कई सारे जो रीति रिवाज होंगे, वो चाहे हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो चाहे मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो उसका विरोध करेगा, वो उसका विरोध करेगा और उसको तोड़ेगा, क्योंकि वो सारा पैसा उनकी ओर आ जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए वो कई सारे नियम बनाएगा, जो कि सोशियो रिलीजियस कॉज के तौर पर दिखाई पड़ेंगे, और फिर उसका विरोध किया जाएगा। जो भारत के लोग, अब चूंकि आपको याद होगा किसानों के ऊपर टैक्स का बोझ लाद दिया गया, उनकी जमीन छीन ली गई, क्या करें बेचारे? कहां से अपने घर को पढ़ाएं, सॉरी, कहां से अपने घर को खिलाएं पिलाएं? पढ़ाना तो बात की बात है, खिलाएं पिलाएं कहां से? तो वो मजबूर होकर अंग्रेजी सेना में सोल्जर बन गए। धीरे धीरे करके हुआ क्या, शुरुआत में तो जब अंग्रेजी सेना यानी इंग्लिश आर्मी को आगे बढ़ाया गया, इंडियन फोर्स सोल्जर्स लिए गए, तो उनके बहुत सारे कस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये बात आपको दिखाई पड़ेगी 1803 से दिखाई पड़ेगी। हाँ, छावनी बेटा, कैंटोनमेंट, छावनी मीन्स कैंटोनमेंट होता है बेटा, छावनी मीन्स कैंटोनमेंट। ये देखो लिखा हुआ मैंने सर्किल में ला दिया। बिल्कुल, यस, बिल्कुल सही कहा बेटा। नहीं, बिल्कुल, मैं भी तो वही कह रहा हूँ जया, जो तुम कह रहे हो वही बात मैं भी कह रहा हूँ। जो तुम कह रहे हो वही बात मैं भी कह रहा हूँ। हम दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं, बस दोनों लोगों के कहने का तरीका अलग हो गया। मैंने तो एग्जाम्पल लिया, शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं पाए, तो हो सकता है तुमको लगा हो कि यार ये क्या समझा रहे हैं। ठीक है, मैं भी वही कह रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, हम दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, बस दोनों लोगों के कहने का तरीका अलग अलग है। हाँ, छावनी बेटा कैंटोनमेंट, जहां पर सोल्जर्स रहते हैं ना, आप जिस जिले में रहते हो वहां पर भी बेटा कैंटोनमेंट होगा, जहां पर सोल्जर्स रहते हैं उसे कैंटोनमेंट कहा जाता है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया बेटा? चलो, तो जो कैंटोनमेंट है, जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं एक साथ रहकर, हाँ, जैसे आगरा कैंट, बनारस में आपका कैंट का इलाका है, लखनऊ में कैंट का इलाका है ना? बहुत जगहों पर कैंट के इलाके आपको दिखाई पड़ेंगे, बरेली कैंट बहुत सारे, हाँ, दानापुर कैंट बहुत सारे, यानी कैंट को ही कैंटोनमेंट कहा जाता है बेटा। ठीक है, चलो, तो अब होगा क्या कि शुरुआत दौर में होगा क्या कि इन सिपाहियों को अपने-अपने धर्म का पालन करने, अपने धार्मिक मान्यताओं का पालन करने का अधिकार होगा। लेकिन आगे चलकर 1803 की अगर बात करें, 1803 की बात करें, ये परिवर्तन आपको मद्रास में दिखाई पड़ेगा। ठीक है? मद्रास में दिखाई पड़ेगा। तो मद्रास में क्या देखोगे, सोल्जर्स को कहा गया, ये जो तुम लोग टीका लगाते हो, ये जो तुम लोग प्रार्थना करते हो, जय गणेश देवा करते हो, जो तुम नमाज़ पढ़ते हो, ये सब खत्म, ये सब कुछ नहीं चलने वाला। कोई नमाज़ नहीं, कोई जय गणेश देवा नहीं, कोई टीका नहीं, कोई अल्लाहू अकबर नहीं, गुड मॉर्निंग और ये सब चलेगा, है ना? गॉड इज़ ग्रेट चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। अब अगर आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी जैसे एक बच्ची जया ने भी कहा धर्म को लेकर, तो देखो वही वाली बात आती है कि देखो हर धर्म की अपनी पुरानी मान्यताएं हैं, अपनी पुरानी आस्थाएं हैं, उनको कोई भी व्यक्ति तोड़ना जल्दी नहीं चाहेगा। आज भी हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, अगर दिवाली का त्योहार होगा तो दिए जलाए जाएंगे, रंगोली बनाई जाएगी, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए। होली अगर आएगा तो गुजिया बनेगी, नहीं बन पाएगी तो बाजार से खरीद कर आएगी, लेकिन गुजिया आएगी। होलिका जलेगी, होलिका में जाकर उसको हम लोग अपनी गुजिया वगैरह जो भी हमारे कस्टमर्स को वहां पर होलिका में देंगे। तो ये कस्टम है, ये आपके चलते रहेंगे। पढ़ लिख जाओ तो भी चलेंगे, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तब भी चलेंगे। पढ़ लिख जाओगे तो थोड़े कम हो जाएंगे, वो बात अलग होगा, उनके तर्क के साथ चलोगे, और जब पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो आपका तर्क नहीं चलेगा, वहां पर जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसे आप कर लोगे, है कि नहीं? तो ये सारी सिस्टम आपको दिखाई पड़ेगा। तो धीरे धीरे इन सभी लोगों का, हिंदू और मुसलमान धर्म को मानने वाले जो भारतीय सोल्जर हैं, उनको कहा गया बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब इसी में आगे बढ़ जाइए, हिंदू धर्म के सोल्जर्स, अभी आप देखिएगा तो हिंदू धर्म में एक चीज है अनटचेबिलिटी। एक समुदाय जो कि अछूत है, ठीक, और एक समुदाय जो कि उच्च वर्ण का है, तो उनमें दूरी है। आज पढ़ने लिखने के बावजूद एक दूरी है। जब कंपनी के ऑफिसर आए, उनको नहीं पता कि हिंदुस्तान में क्या-क्या कस्टम चलता है और उनको मतलब भी क्या है, क्यों जाने वो, क्यों जाने? जब हम क्रिश्चियन नहीं है, तो क्रिश्चियन के लोग अपना मोमबत्ती क्यों जलाते हैं, हम क्यों जाने? क्या जरूरत है हमको जानने का? हमारे यहाँ तो भैया अगरबत्ती जलाई जाती है, सुबह नहाकर जलाई जाती है, ईश्वर से प्रणाम किया जाता है, एक नए दिन को हमने देख लिया, एक नए दिन में हम प्रवेश कर गए, उसके लिए ईश्वर से धन्यवाद किया जाता है। हम उसी तरह से चलेंगे। कुछ लोग घंटी भी बजा देंगे भगवान के लिए, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं सिर्फ अगरबत्ती जलाता हूँ और थोड़ा-सा ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। मेरी पत्नी जब आती है तो वो घंटी भी बजा देती है। ये अपने-अपने पूजा पाठ करने के तरीके हैं, ठीक है? अब इस पर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तुम तो गले में लटकाए हो क्रॉस, तुम तो अपने गले में क्रॉस लटकाए हो, जिसको निकाल-निकाल कर बार-बार ऐसे करते रहते हो, तो हम क्यों ना नमस्ते करें अपने भगवान जी को? हम अपने भगवान जी के आगे सर क्यों ना झुकाएँ? हम क्यों ना सजदा करें, क्यों ना नमाज़ पढ़ें? तुम तो जाते हो अपने गिरजाघर में, जहाँ पर कैंडल जलाते हो, पता नहीं कौन-सा गाना गाते हो, समझ में नहीं आता है। ये तर्क चलेंगे, इसी का विरोध किया जाएगा। इसी में आप एक चीज़ और देखिएगा कि होगा क्या कि भारतीय सैनिकों को, विशेषकर हिंदू सैनिकों में एक कस्टम था, नियम था, समुद्र पार की यात्रा नहीं की जाती थी। धीरे-धीरे करके उसको रिजिड कर दिया गया, नहीं, आप सैनिक हो, युद्ध करना पड़ेगा तो आपको समुद्र पार की यात्रा पर जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, क्योंकि ये आपके ट्रेडिशन के खिलाफ है तो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। लेकिन आगे चलकर 1856 में जब एक एक्ट आएगा जिसे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कहा जाएगा, जहां पर ये जो एक्स्ट्रा मनी है वो भी खत्म कर दी जाएगी। अब हमको हमारा धर्म भी तोड़ा जा रहा है, हमारे कस्टम भी तोड़े जा रहे हैं और हमको बाहर भी भेजा जा रहा है, ये और उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस एक्ट में कई सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे भारतीय जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, उनके प्रमोशन के चांसेस नहीं है, खत्म कर दिए गए। इंडियन सोल्जर का और आपके ब्रिटिश सोल्जर की सैलरी में डिफरेंस है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। इंडियन सोल्जर जब अपॉइंट किया जाता है तो उसको यूनिफॉर्म खुद से अपने पैसे से सिलवानी है, लेकिन इंग्लिश सोल्जर जब अपॉइंट होता है, ज्वाइन करता है, तो उसको कंपनी के द्वारा यूनिफॉर्म दिया जाता है। जब इंग्लिश सोल्जर अपने घर लेटर भेजता है तो उसके ऊपर जो टिकट स्टैंप लगता है, वो स्टैंप के लिए कोई पैसा नहीं देना है। भारतीय सोल्जर जब लेटर लिखकर अपने पत्नी को अपने घर पे अपने पिता को भेजता है कि नहीं?
तो उसके ऊपर हाँ, बिल्कुल सही बात। तो उसको पैसा देना पड़ता है। यार गोली तो वो भी खा रहा है ना? अब भारतीय सोल्जर्स इस बात को रख रहे हैं, इंडियन सोल्जर ये अपना तर्क रख रहे हैं कि यार जब तुम स्ट्रेटजी डेवलप करते हो वॉर के अंदर, तो सबसे आगे की रो में तो इंडियन सोल्जर खड़ा है। पहली गोली हम खाएँगे, फैसिलिटी हमें कुछ भी नहीं। हमारे साथ इंग्लिश पर्सन जो सोल्जर बनकर आया, वो आज हमारा अधिकारी बन गया, वो कैप्टन बन गया, वो कर्नल बन गया, वो लेफ्टिनेंट बन गया, हम सिपाही के सिपाही रह गए, बहुत ज़्यादा सिपाही से सूबेदार बन गए। कोई बड़ा पद तो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला यार? बंदूक हम भी चला लेते, गोली हम भी चला लेते, बस हमारी तुम्हारी चमड़ी में अंतर है ना, तुम्हारा गोरा है, मेरा काला चमड़ी, इतना ही फ़र्क है। और ये तो एक साइंटिफिक रीज़न है ना। मेलानिन जैसे-जैसे हम इक्वाडोर लाइन के पास आते जाएँगे, मेलानिन ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी में रंग काला हो जाएगा और जैसे-जैसे हम इक्वेटोरियल जैसे-जैसे हम पोलर एरिया पर जाएँगे, मेलानिन कम होता चला जाएगा, रंग सफेद होता चला जाएगा। ठीक है, तुम हमसे पहले पढ़ गए, हम तुमसे बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है यार इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर भारत के सैनिकों के अंदर नाराज़गी, भारत के लोगों के अंदर नाराज़गी आने वाली है और सबसे बड़ी बात आने वाली है, अब आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें आपको इनफील्ड राइफल दिख रही होगी। एक ऐसी राइफल हाँ, एक ऐसी राइफल जो कि पुरानी वाली राइफल जिसको ब्राउस बैंस कहा जाता था, जिसे ब्राउस बैंस राइफल कहा जाता था, उसको रिप्लेस करेगी। पुरानी वाली पुरानी वाली जो राइफल है, जिसका नाम ब्राउस बैंस है, उसकी रेंज कम है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि वो ज़्यादा गर्म हो जाती है हाँ, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से कई बार वो फट जाती है। ठीक है? अच्छा ज़्यादा गर्म होने की वजह से बार-बार उसको जल्दी-जल्दी रिलोड भी नहीं किया जा सकता है। इनफील्ड राइफल में ऐसा नहीं है। इसमें उससे बचने के कई सारे रास्ते हैं, इसकी रेंज ज़्यादा अच्छी है, ये दूर तक मार करेगी और इसका अगर जो कैनन जिसे हिंदी में नाल कहा जाएगा, वो गर्म भी हो जाता है तो नीचे अगर आप देखिए तो कैनन के ठीक नीचे आप देख रहे हो ना लकड़ी लगा हुआ है, लकड़ी तो जल्दी गर्म नहीं होगा, तो हम जल्दी से जल्दी अपने बुलेट को यानी गन पाउडर को दोबारा से उसमें भर के गोली चला देंगे। एक डिफरेंस है, ठीक? लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है और इस इनफील्ड राइफल में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बुलेट बनाया गया है, इसका जो गन पाउडर बनाया गया, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है। गाय और सूअर। अगर मैं भारत को लेकर बात करूँ, भारत के 2 धर्मों को लेकर बात करूँ, हिंदुओं के लिए हाँ, हिंदुओं के लिए गाय माँ है और सूअर इस्लाम के लिए नरक का दरवाज़ा है और इस बंदूक की गोली यानी इसका जो गन पाउडर होगा, इस बंदूक को चलाने का तरीका ये है कि आगे वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो होगा क्या कि एक बड़ा-सा रॉड आपको मिला हुआ है। आप इस बंदूक की गोली को नहीं बेटा ये सच है, अफ़वाह नहीं है। ये शुरू में अंग्रेज़ों ने कहा कि अफ़वाह अफ़वाह है, लेकिन आगे चलकर ये पता चला कि नहीं, ये अफ़वाह नहीं था, ये सच था। ठीक है? ये अफ़वाह नहीं था। इसको होता नहीं है, अरे फालतू बात ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम लोग दाँत से काटो और लगाओ। ठीक है? ये इस तरह के डिस्प्यूट क्रिएट होता है, अंग्रेज़ों ने करवाए भी थे और अंग्रेज़ों ने आगे चलकर जो वो एस एन सेन जो अंग्रेज़ों का 1857 का इतिहास लिखेंगे, वहाँ पर इस तरह के तर्क दिए गए थे। चलो खैर वो अलग का विषय है। अब इस बंदूक को चलाने का तरीका ये है कि इसके पहले हिस्से से आप देखोगे तो गन पाउडर को डाला जाएगा, फिर एक रॉड होगा जिससे उसको कस-कस के दबा दिया जाएगा और गोली चला दिया जाएगा। गन पाउडर को निकालने के लिए रैपर से निकालने के लिए प्रयोग किया जाएगा दाँत का। बिल्कुल, दाँत का प्रयोग किया जाएगा यानी आपको उसको काटना पड़ेगा। अब भैया दोनों के लिए कहीं न कहीं गड़बड़ हो गया, अपवित्र हो गया मामला, तो फिर उसका विरोध किया जाएगा। अब इस विरोध को सबसे पहले किया किसने? तो 29 मार्च 1857 की बात है कि मंगल पांडे नाम के एक सैनिक हैं जो कि बलिया से ताल्लुक रखते हैं, बलिया उत्तर प्रदेश का इलाका पड़ता है। तो बलिया से ताल्लुक रखते हैं, कलकत्ता कलकत्ता का मतलब आजकल का एक तरीके से पश्चिम बंगाल आप मानकर चलिए। कलकत्ता आजकल के तौर पर बात करेंगे तो देखिए एक स्टेशन पड़ेगा आपका कोलकाता वाला स्टेशन, उससे आगे बढ़िएगा तो आपका पड़ेगा सियालदह, सियालदह के बाद पड़ेगा बैरकपुर, आज भी स्टेशन है बैरकपुर। तो बैरकपुर कैंटोनमेंट में एक सैनिक है जिनका नाम है मंगल पांडे, 34th नेटिव इन्फेंट्री जिसे हम लोग 34th एनआई कह रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेटिव इन्फेंट्री। तो 34th नेटिव इन्फेंट्री के ये सोल्जर हैं। अच्छा कुछ दिन पहले इस बात की खबर लगी है कि साहब जो ये नई वाली राइफल आई है, इसमें जो कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें तो फैट का यूज़ किया जा रहा है, चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों को अपवित्र कर रहा है। इसको लेकर नाराज़गी है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब बैरक में जब अपने कैंटोनमेंट में अपने कमरे में बैठे ये लोग जब बात कर रहे होंगे, तो ये आपस में जब इंडियन सोल्जर बात करेंगे, बड़े दुष्ट हैं अंग्रेज, बड़े अत्याचारी हैं, बड़े पापी हैं और ऐसा-वैसा, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इस बीच मंगल पांडे जो एक नौजवान सैनिक हैं, वो इन सारी बातों को सुन रहे हैं और उनके मन के अंदर होता नहीं गुस्सा, लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है और करीब 29 मार्च से 10 दिन पहले की अगर बात करें हाँ, अब नहीं बेटा, अब तो ऐसी वाली कोई राइफ़ल नहीं चलती, ठीक है? तो मंगल पांडे करीब ये बात 10-12 दिन पहले से है, मंगल पांडे लगातार इस बात की ओर चल पड़े कि वो होता नहीं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता नहीं द आरती वगैरह करना ये सब कर रहे हैं, ठीक है? और उनके मन में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो भगवान से इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे शक्ति दो और हम लोग विरोध करेंगे। शुरुआत दौर में कई सोल्जर उनके कहते हैं, बिल्कुल मंगल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, ठीक है? जैसे होता नहीं है, नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ में कोई नहीं पीछे रहते हैं, पहले लात खा ले उसके बाद देखा जाएगा। वही हो रहा है यहाँ पर भी, वही हो रहा है यहाँ पर भी। तो मंगल पांडे 29 मार्च वाले दिन वो हाँ, निकलेंगे, बंदूक-वंदूक लेकर निकलेंगे और वो भारतीय सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को होता नहीं मोटिवेट करेंगे, ये करो, वो करो, ऐसा करो और उनकी बातों को सुनकर कोई भी आगे नहीं बढ़ा। वो परेशान हो गए, यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग? है ना? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा मैं यहीं पर एक नाम और लिख देता हूँ, ठीक है? मैं यहीं पर एक नाम और लिख देता हूँ, कैप्टन गार्डन। इसका भी रेफरेंस आएगा, अभी मैं इसकी चर्चा करूँगा। ये मंगल पांडे के दोस्त हैं और ये कैप्टन गार्डन इकलौता ऐसा इंग्लिश ऑफिसर है हाँ, इंग्लिश ऑफिसर है जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में इंडियन सोल्जर्स का साथ देगा। इंडियन सोल्जर्स का साथ देगा, ये इंग्लिश कंपनी के खिलाफ लड़ाई करेगा, मार दिया जाएगा। ठीक? अब होगा क्या कि मंगल पांडे जब होता नहीं है हाँ, मंगल पांडे जब अपने साथियों को एनकरेज करेंगे, आप ऐसा करो, वैसा करो, तो फिर धीरे-धीरे करके होगा क्या कि कई सारे इंडियन सोल्जर्स जिनको आगे आना चाहिए था, वो आगे बढ़े नहीं। मंगल नाराज़ हो गए, तुम लोग रोज़ मुझे ऐसा बोलते हो, वैसा बोलते हो। आज जब इन अंग्रेजों को सबक सिखाने का समय आ गया, तो तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तुम लोग कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं, मैं लूँगा। इस बीच जो उनकी रेजिमेंट का 34th एनआई का जो सार्जेंट है, ह्यूसन नाम है उसका, वो आगे बढ़ा, व्हाट आर यू डूइंग मंगल, व्हाट आर यू डूइंग मंगल? मंगल ने कहा आई एम डूइंग दिस, धाए, मार दी गोली। ठीक है? सार्जेंट ह्यूसन पर फायर कर दिया। ह्यूसन जिसको गोली लगी, लेकिन वो मरा नहीं बल्कि गोली छू कर चली गई है, जिसकी वजह से वो घायल हो गया और वो गिर पड़ा। ठीक है? वो गिर पड़ा। इसके बाद लेफ्टिनेंट बॉब आगे बढ़े, व्हाट आर यू डूइंग मंगल और ऐसा-वैसा, मंगल ने कहा यस, डूइंग दिस, लो धाए, फिर एक गोली मार दी। ये गोली बॉब को लग गई, बॉब वहीं पर ढेर हो गया। हाँ, ठीक है? हाँ, बॉब को गोली लग गई, बॉब वहीं पे ढेर हो गए। अब तुरंत इस बीच मैं थोड़ा-सा नाम भूल रहा हूँ, एक इंडियन सोल्जर हैं, जो आगे बढ़ेंगे और मंगल पांडे को उनका हाथ नहीं पकड़ पाएँगे। हाँ, ठीक है? वो उनका हाथ नहीं पकड़ पाएँगे, लेकिन उनको कमर से पकड़ लेंगे। मंगल उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाएँगे। फाइनली मंगल पकड़ लिए जाएँगे। मंगल के ऊपर मुकदमा चलेगा तो मंगल पांडे मुकदमे के दौरान अपनी बात को कहेंगे कि सर मैंने उस दिन नशा थोड़ा ज़्यादा कर लिया था। भांग वगैरह शायद खा लिया था या शायद अफ़ीम वगैरह खाया था। कोई नशा किया था उन्होंने, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और लगातार इस तरह की बातें हो रही थी और जिससे मैं गुस्सा हो गया साहब। लेकिन उस वक़्त मैं एक तरीके से अपनी मेंटल सिचुएशन में कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इस बात को समझते हुए अंग्रेजी सरकार, इंग्लिश गवर्नमेंट, हमारे माई-बाप जो हैं, वो हम पर दया करेंगे। हाँ, हम
हम पर दया करेंगे और हमको वो बख्श देंगे। बिल्कुल सही बात है, मंगल पांडे ने पहले जब 2 गोलियां चलाई तो मंगल पांडे अपने आप को भी मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपने आप पर गोली नहीं चला पाए, वो कुछ टेक्निकल इश्यू था जिससे वो गोली नहीं चला पाए, पकड़ लिए गए और 8 अप्रैल वाले दिन मंगल पांडे को दे दी गई फांसी। इस बीच ये चर्बी वाले कारतूस की बात लगातार बढ़ती चली गई और ये बात बढ़ते-बढ़ते चली गई है मेरठ। मेरठ जो कि वेस्टर्न यूपी का पार्ट पड़ता है, मेरठ कैंटोनमेंट में कुछ घटनाएं घट चुकी हैं 10 तारीख से पहले। हुआ ये कि ये बात है करीब मैं याद करूं तो 1 और 2 मई को, जब इस चर्बी वाले कारतूस को लेकर इंग्लिश ऑफिसर्स के द्वारा बंदूक को चलाने के लिए इंडियन सोल्जर्स को आगे बढ़ाने की बात कही। हाँ, आगे बढ़ने की बात, हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो शेख पलटू था जिसने पकड़ा था मंगल पांडे को, बिल्कुल सही। शेख पलटू ने पकड़ लिया था पीछे से जाकर। ठीक है, चलो। तो अब होगा क्या कि 1 या 2 मई को मेरठ कैंटोनमेंट में इंग्लिश सोल्जर्स, जो इंग्लिश ऑफिसर हैं, वो इंडियन सोल्जर्स को कारतूस चलाने के लिए बोलते हैं, इस बुलेट का यूज़ करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब उनके द्वारा मना किया गया, तो वो लोग मतलब होता नहीं डाँटना डपटना, और कुछ लोगों को तुरंत नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया, कुछ को तो गोली मार दी गई। भारतीय सैनिकों के सामने कि देखो तुम लोग अगर नहीं चलाओगे तो ऐसा ही होगा। तुरंत डिस्पर्स कर दिया गया, ठीक है जाओ, जाओ। फिर करीब 8 और 9 तारीख की बात है, 8 और 9 तारीख को फिर से यही काम हो गया। अब फिर से वही किया गया, वो गोली नहीं चला रहा, फिर कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब तक आते-आते गुस्सा बढ़ चुका है। अच्छा, इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से कैसे हो गई? तो मेरठ से इसलिए हो गई, डलहौजी के द्वारा एक काम किया गया था। वो काम ये कि उधर अफगानिस्तान वाला जो रीजन पड़ता है, कहते हैं रशियन आर्मी ने अफगानिस्तान वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हाँ, ठीक है। हाँ बेटा, ये बरेली से ताल्लुक इस तरह रखते हैं बख्त खान, ये बिजनौर, इनका जन्म बिजनौर है। उस ज़माने में जो इलाका आया था वो रोहिलखंड का हिस्सा पड़ता था, ठीक है? तो रोहिलखंड का जो बिजनौर जो आजकल का उत्तर प्रदेश का एक अलग जिला पड़ता है, बरेली मंडल में ही आता है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो भाई, तो होगा क्या कि मेरठ को जब अफगानिस्तान में रशियन आर्मी पहुँच जाएगी, कब्जा कर लेगी अफगानिस्तान के ऊपर, तो वहाँ पर कहते हैं फ्रेंच आर्मी भी, हाँ, फ्रेंच आर्मी भी शामिल हो जाएगा और वो गर्मियों के दिनों में कहते हैं कि वो जो दर्रे नहीं है, जो पास हिमालयन रेंज में आपको दिखाई पड़ेंगे, उनसे वो इंडिया पर अटैक करने का प्लान कर रही थी। इसी बात को एन आई फॉर नेटिव इन्फेंट्री, एन फॉर नेटिव, आई फॉर इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है? तो होगा क्या कि इन बाहरी आक्रमणकारियों से, इन रशियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी से बचने के लिए और इंडियन टेरिटरी को, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिलरी बेस बना दिया गया था मेरठ को। तो मेरठ में काफ़ी ज़्यादा सैनिक आ चुके थे, बंदूक गोलियाँ भी ज़्यादा थी। अच्छा, मेरठ में वो घटना घट गई, नौकरी से निकाल दिया गया और ऐसा कर दिया गया। 10 मई संडे का दिन था। संडे का दिन करीब शाम को 4-5 बजे से लेकर 6 बजे तक की अगर बात करें, तो अगले 2-3 घंटे के अंदर, अच्छा संडे का दिन था तो हुआ क्या, जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं वो तो चले गए क्लब में, वहाँ पर जाकर नाच-गाना ये चल रहा है कि नहीं? आई एम अ डिस्को डांसर, वहाँ पर गाना चल रहा है। ये गाना नहीं चल रहा होगा, निश्चित तौर पर अंग्रेज़ी वाला गाना चल रहा होगा, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है? और वो अंग्रेज़ सोल्जर्स जब क्लब में जाते हैं तो उनके पास किसी प्रकार का कोई हथियार-वथियार तो होता नहीं है, वो लोग वाइन भी पिए हैं। सब पार्टी करते चले गए। इस बीच इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, आर्टिलरी बेस पर अटैक किया और कब्जा कर लिया। जो भी इंडियन सोल्जर्स उनको मिला, जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स विरोध करता हुआ मिला, उसको या तो मार दिया गया या तो फिर कहा गया भग जाओ, तुम बीच में दिखाई मत पड़ना। करीब 6-7 बजते-बजते मेरठ कैंटोनमेंट पर कर लिया गया कब्जा और ये काम किया गया 2 रेजिमेंट के द्वारा। हाँ, ये काम किया गया 2 रेजिमेंट के द्वारा। एक रेजिमेंट है बेटा जिसे 2nd एनआई कहा जाएगा और एक जिसे 20th एनआई कहा जाएगा, जिनके सोल्जर्स रिबेलियन कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। अब जब मेरठ कैंटोनमेंट कब्जे में आ गया, तो इन सभी सोल्जर्स ने आपस में बैठकर बातचीत किया, व्हाट इज़ नेक्स्ट एक्शन, अगला एक्शन क्या होगा? तो सबने कहा कि हम लोग दिल्ली चलेंगे। दिल्ली इसलिए चलेंगे क्योंकि जो कैनिंग था गवर्नर जनरल, उसने एक डिक्लेरेशन और किया था कि बहादुर शाह जफर इज़ लास्ट मुगल एम्परर। उनके बाद कोई भी मुगल एम्परर, मुगल बादशाह नहीं बनेगा। यानी किसी को भी बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उनसे बादशाह का रुतबा छीन लिया जाएगा। अच्छा, मुगलों के प्रति भारतीयों के मन में कहीं न कहीं एक अलग टच तो था कि भाई ये लोग खराब खराब भी रहे होंगे, तो कम से कम अंग्रेजों से अच्छे थे। औरंगज़ेब की अगर बात करें, औरंगज़ेब अगर खराब था, उसकी रिलीजियस पॉलिसी भी खराब थी, तो भी अंग्रेजों से अच्छी थी। तो कहीं न कहीं एक लगाव था मुगलों के प्रति, नाराज़गी थी, लेकिन जब कंपैरिज़न करते थे, तो कहीं न कहीं वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो 11 मई सुबह करीब 3 बजे का समय होगा, 3 से 4 बजे के बीच का समय होगा। ये सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुँचेंगे। उस वक़्त रमज़ान का इस्लाम में एक महीना होता है जिसे रमज़ान कहा जाता है। रमज़ान जिसमें व्रत रखा जाता है। सुबह व्रत शुरू करने से पहले शहरी होती है। शहर मतलब होता है भोर, अर्ली मॉर्निंग, जिसमें कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे और उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाया जाएगा। और फिर शाम को जब सनराइज़, सनसेट हो रहा होगा, तो अफ्तार किया जाएगा, मतलब ब्रेक कर दिया जाएगा, फास्ट को ब्रेक कर दिया जाएगा और अब पूरी रात हम लोग कुछ न कुछ खाते-पीते रहेंगे। जो दिन भर नहीं खाया पिया गया, वो उनके अपने-अपने ट्रेडिशन है। सब जगह धर्मों के अपने-अपने ट्रेडिशन होते हैं। तो रोज़ा रखा जाता है, व्रत जिसे रोज़ा कहा जाएगा, तो रोज़ा रखा जाता है। तो रमज़ान का महीना है, रोज़ा चल रहा है और अब विद्रोही सैनिक पहुँच रहे हैं लाल किले के अंदर और वो बादशाह के ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग शहर का समय है, मुगल बादशाह आते हैं, मुलाकात करते हैं। और अब तय कर लिया गया कि हम लोग करेंगे विद्रोह। तो जल्दी ही बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान, यानी एक प्रकार से उनको शहंशाह हिंदुस्तान का टाइटल दे दिया जाएगा और उनके लीडरशिप में अब विद्रोह को कंटिन्यू किया जाएगा। अब ये विद्रोह चल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, सुबह-सुबह पहुँचेंगे, तुरंत एक मतलब होता नहीं है, टीम बनाई जाएगी जिसमें 6 आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे, 4 आपके सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे। जो दिल्ली का पॉलिटिकल एजेंट है जिसका नाम साइमन फ्रेजर है, जिसके पास में दिल्ली का आर्टिलरी कैंप है, इसको मार दिया जाएगा, है ना? साथ ही साथ लेफ्टिनेंट बिलौल भी होंगे, इनको मार दिया जाएगा और फिर बहादुर शाह जफर को शहंशाह घोषित करके अब विद्रोह शुरू कर दिया जाएगा। अब ये विद्रोह अलग-अलग जगहों पर आपको दिखाई पड़ेगा। हम लोग साथ-साथ देखते चलते हैं कहाँ-कहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। विद्रोह में जो पार्टिसिपेशन है, अगर आप देखोगे तो ये विद्रोह आपको खासकर अगर आजकल के वर्तमान उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें शामिल होंगे बच्चे किसान, पीजेंट, जमींदार, आपका प्रीस्ट, आपके जो अलग-अलग धर्म के जो होते हैं, वो कहानी बताने वाले लोग। यानी कुल मिलाकर जो हम लोगों का निचला क्लास है वो शामिल होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें पढ़ा-लिखा वर्ग यानी डॉक्टर, यानी वकील, पढ़े-लिखे लोग इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं। ठीक है? वो ज़रूर शामिल होगा जो अंग्रेजों से परेशान है, जो अंग्रेजों से दुखी है। अब अलग-अलग जगहों पर ये विद्रोह होगा। जैसे दिल्ली में इस विद्रोह का लीड करने का काम करेंगे बहादुर शाह जफर। ठीक, बहादुर शाह जफर के साथ उनकी पत्नी भी होंगी जिनका नाम जीनत महल होगा। 14 सितंबर तक आते-आते 14 सितंबर तक आते-आते बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को और उनके ग्रैंडसन को गोली मार दिया जाएगा हडसन के द्वारा, गर्दन काट करके। अब बहादुर शाह जफर के सामने जब वो लाया जाएगा, तो भैया किसी भी पिता के सामने, किसी भी दादा के सामने उसके बच्चों का और बच्चों के बच्चों का कटा सर लेकर आओगे, तो उस व्यक्ति की स्थिति आप समझ लो। और वैसे भी बहादुर शाह बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो बहादुर शाह जफर और उनकी सेना लगभग-लगभग सरेंडर कर चुकी होगी। बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर दिए जाएँगे, उनको रंगून भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आगे चलकर उनकी डेथ हो जाएगी। लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व करेंगी बेगम हजरत महल और बेगम हजरत महल पत्नी है अवध के अंतिम नवाब की, जिनका नाम है वाजिद अली शाह। अच्छा, बेगम हजरत महल का रियल नेम हुआ करता था मोहम्मदी खानम। इनका वास्तविक नाम हुआ करता था बेटा मोहम्मदी मोहम्मदी खानम।
खानम या खानुम कुछ भी आप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। इनका वास्तविक नाम हुआ करता था मोहम्मदी खानम। हजरत महल के टाइटल है जो कि वाजिद अली शाह के द्वारा दिया गया था और इनको महक परी भी कहा जाता था, महक परी भी कहा जाता था। अब ये मत पूछ लीजिएगा महक परी क्यों कहा जाता था, ये मत पूछिएगा, ये तो भैया वाजिद अली शाह ही बता पाएंगे, वही बता पाएंगे, हम तो बता ना पाएंगे क्योंकि बेगम तो उनकी है भाई, तो महक परी जैसे टाइटल दिया गया है। संभवतः इनको मतलब होता नहीं है जैसे कहते हैं पटरानी वाला हिसाब किताब, तो इनको पटरानी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। इनका बेटा है 17 साल का जिसका नाम बच्चों बिरजिस कादिर होगा और वाजिद अली शाह, हाँ बेटा सुंदर तो रही होंगी निश्चित तौर पर सुंदर तो रही होंगी बच्चे, बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत ही सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती थी, ये कोई रॉयल फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती थी, बड़ी साधारण परिवार की थी, बहुत ही साधारण परिवार की थी, ठीक है। तो निश्चित तौर पर अगर नवाब वगैरह शादी करेंगे तो भैया निश्चित तौर पर सुंदर तो रही होंगी, तभी शादी हुई होगी, ठीक है। चलो, हाँ, ये बात बहुत अच्छी कही भाई, हर लड़की सुंदर होती है। यस, इसको एक फादर के तौर पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आ जाते हैं हम लोग बेगम अजद महल। तो बेगम अजद महल अपने पति की गिरफ्तारी का विरोध करेंगी, विद्रोह करेंगी, वो एक अलग बात होगा। शुरुआत में इन्हें सफलता मिलेगी, पराजित हो जाएंगी, फिर इसके बाद ये नेपाल की ओर चली जाएंगी और नेपाल में इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक, अच्छा, साथ ही साथ आप लोग बच्चों यहाँ पर इंग्लिश ऑफिसर के नाम जरूर देखते चलिएगा, ये कभी कभी मैचिंग को लेकर आ जाता है कि वहां पर किसने खत्म किया, कौन लीड कर रहा था। ठीक है बच्चे, बस मुझे भी थोड़ा सा समय दे दो, मुझे थोड़ा सा समय दे दो। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व करेंगे नाना साहब, नाना साहब जिनका रियल नेम बच्चे धोंदू पंत है, जिनका नाम धोंदू पंत है। इनके प्रधानमंत्री हैं अजीमुल्ला शाह, इनके सेनापति आर्मी कमांडर है बेटा तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम बच्चों रामचंद्र पांडुरंग है। ठीक है, अब होगा क्या, ये विद्रोह को आगे बढ़ाएंगे, ये रिबेलियन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दीवान अजीमुल्ला शाह, प्राइम मिनिस्टर अजीमुल्ला शाह मार दिए जाएंगे। नाना साहब भी लगभग लगभग लगेगा कि मेरा भी मतलब गड़बड़ हो गया है, ये नेपाल की ओर चले जाएंगे। तात्या टोपे चले जाएंगे झांसी की ओर, जहां पर रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी लीड कर रही होंगी। वो एक अलग बात है कि झांसी रानी मार दी जाएंगी। अच्छा, याद रखिएगा रानी झांसी के सेना में, हाँ, रानी झांसी की सेना में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो सरदार पटेल के पापा जी हैं, जिनका नाम झावर भाई पटेल है। तो रानी लक्ष्मीबाई की ओर से अंग्रेजी सेना के खिलाफ युद्ध किया था झावर भाई पटेल ने, एक सैनिक के तौर पर, जो कि सरदार पटेल के पापा जी हुआ करते थे। और महिलाएं तो थी ही। रानी साहिबा को बात समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण युद्ध नहीं होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जिसमें महिला और पुरुष दोनों को भागीदार बनाना पड़ेगा। बाकायदा चोरी चुपके ट्रेनिंग देते हुए इन्होंने तैयार किया है ना। इनके साथ में रानी लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती, मैं नाम भूल रहा हूँ, और वो इनकी सहेली भी है, ठीक है, वो भी लड़ाई कर रही होंगी। और रानी साहिबा को जब चोट ज्यादा लगेगी तो वो आगे मतलब उनकी सहेली ही रानी की तरह से आगे बढ़ जाएंगी। झलकारी बाई नाम था। अच्छा, नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा बेटा, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा है, झलकारी बाई हुआ करता था। हाँ बेटा, इनका भी जो बेटा है वो एडॉप्टेड सन है। रानी लक्ष्मीबाई का एक बेटा जन्म लेता जरूर है, लेकिन वो बच्चा बचपन में ही मर जाता है, फिर आगे चलकर इनके पति बीमार पड़ जाते हैं और कुछ ऐसी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, चलो भाई। इसी तरह से देखा जाए तो बरेली से खान, अच्छा एक चीज और आपको बता दें, नाना साहब के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि जो भी नाना साहब को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आएगा उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। वो एक अलग बात है कि नाना साहब किसी के पकड़ में नहीं आए। बरेली से, बरेली मतलब रुहेलखंड, रुहेलखंड से खान बहादुर खां रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं। मथुरा से देवी सिंह है, मेरठ से कदम सिंह है। इसी तरह से आप देखोगे तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनके ऊपर बच्चों 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज का इनाम डिक्लेयर किया गया था, 50,000 का। ठीक है, कि जो भी मौलवी अहमदुल्ला शाह को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसे 50,000 रुपए। अब आप उस जमाने में सोच लो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए की क्या वैल्यू रही होगी उस जमाने में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इन सब लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली खान ने किया, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही कहा बच्चे। बिहार की अगर बात करें तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह, ग्रेट मैन बाबू कुंवर सिंह, है ना। बाबू कुंवर सिंह के साथ में होंगे अमर सिंह। बाबू कुंवर सिंह बड़े ओल्ड एज मैन है, लेकिन जल्दी ही ये तुरंत जो होता नहीं मतलब बिहार का जो आरा छपरा वाला, वो जो है नहीं, एक बिहार का बड़ा प्रसिद्ध गाना है, आरा हिले छपरा हिले, उसी में जगदीशपुर का इलाका आता है। तो वहीं पर ये कब्जा कर लेंगे, हाँ, ये कब्जा कर लेंगे और इवन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ इलाके तक ये कब्जा कर लेंगे। हाँ, ये आजमगढ़ के इलाके तक कब्जा कर लेंगे, लेकिन जल्दी ही इनको नुकसान उठाना पड़ेगा और सबसे बड़ा नुकसान होगा जब बाबू साहब को गोली लग जाएगी। और गोली लगने के बाद आप सोचिए एक 80 साल का बुढ़ा आदमी कितना मतलब मेंटली कितना ब्रेव रहा होगा कि उसने अपनी ही चाकू निकाली और अपना हाथ काट करके माता गंगा यानी गंगा नदी को दे दिया, समर्पित कर दिया। आप अंदाजा लगाइए साहब कितने बहादुर व्यक्ति रहे होंगे ये लोग। तो इन सब लोगों ने लीड किया, लेकिन इस सारे में प्रॉब्लम आएगी, इस समय प्रॉब्लम आएगी। अब देखो जहां जहां पर इंग्लिश ऑफिसर है, जैसे दिल्ली में आप देखिए तो लेफ्टिनेंट ब्लॉगबी, लेफ्टिनेंट हडसन, जॉन निकलसन। कानपुर की अगर बात करेंगे, हाँ बिल्कुल, कानपुर की बात करोगे तो कॉलिन कैंपबेल, ह्यूग व्हीलर, ये सारे नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, एक एक करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये लिस्ट मैंने आप लोगों को बनाकर दे दिया है। विद्रोह को डिमोलिश कर दिया गया, विद्रोह को खत्म कर दिया गया और विद्रोह के खत्म होने के कई सारे कारण आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे कारण हैं, दिल्ली पर वापस अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। धीरे धीरे वो सभी इलाके जिन पर कुछ समय के लिए भारतीय नेताओं ने कब्जा कर लिया था वो वापस हो जाएगा और 1859 तक आते आते विद्रोह समाप्त कर दिया जाएगा। ये विद्रोह क्यों असफल हो गया उसको अगर कारण देखा जाए तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात जैसा कि आप लोग बता रहे हो, यूनिटी की प्रॉब्लम है, एकता की दिक्कत है, लोग इकट्ठा नहीं हुए। पूरा इंडिया का जो पॉपुलेशन था, जिसे आप कह सकते हो एक प्रकार का मास मूवमेंट होना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं। अगर मैं ईस्ट की बात करूं, ईस्ट पार्ट से बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, नहीं शामिल हुए। वेस्ट की ओर देखेगा तो पंजाब पंजाब से अगर आप देखोगे, साउथ देखो मद्रास रेजिमेंट कहीं ना कहीं विरोध में दिखाई पड़ेगी। बंगाल की बात, अदर बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे बॉम्बे प्रोविंस के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सभी वर्ग यानी कि जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास तो शामिल ही नहीं हुआ। पढ़ा लिखा एजुकेटेड वर्ग ने कहा कौन पड़ी चकल्लस में मार काट में, वो तो शामिल ही नहीं होगा, वो तो शांत बैठ जाएगा। बल्कि अगर वो शामिल हुआ होता तो हो सकता है इस आंदोलन के रूप रंग आकार में यानी इस आंदोलन का इंपैक्ट कुछ और हो सकता था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप देखोगे तो उसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यूनिटी का ना होना है। ग्वालियर का सिंधिया, जियाजीराव सिंधिया, इंदौर के होलकर, सिंध पटियाला, यहाँ के भोपाल के राजा, कश्मीर के राजा, इन सब लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, विद्रोहियों को दबाने के लिए अपनी सेना को भेजने का काम किया हुआ है। गोरखा रेजिमेंट अंग्रेजों का साथ देगा, बिल्कुल सही, गोरखा रेजिमेंट अंग्रेजों का साथ देने वाला है। इंडियन सोल्जर्स के पास जो वीपन है वो ये पुराने भाले, तलवार, बंदूक अगर है भी तो बंदूक वो पुरानी वाली है जो अच्छे काम नहीं करते हैं। यूरोपियन सोल्जर्स के पास नए नए हथियार हैं। सबसे बड़ी बात उनके पास कम्युनिकेशन के, उनके पास टेलीग्राफ है, जैसे वो खबर पहुंचाते हैं, उनके पास ट्रेन है, जैसे वो पूरी की पूरी बटालियन को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम कर देते हैं। तो फैसिलिटी उनके पास ज्यादा है।
और इस पूरे आंदोलन को अगर गौर से देखा जाए तो ये एक तरीके से आप देखोगे तो अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड में आपका था। नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये सब अपने ज़माने के बहुत अच्छे नेता थे। इनमें जुझारूपन जिसे कहा जाता है, लड़ने की जो क्षमता कही जाती है वो कम नहीं थी। लेकिन इन सब लोगों ने इन सब लोगों ने एक साथ आने का काम नहीं किया। ये लोग एक साथ अगर आ गए होते ना, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, अंग्रेजों की बैंड बज गई होती। भारत आज़ाद होता या ना होता ये बात दूसरी है। अंग्रेजों की बैंड तो बज गई होती अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि इस आंदोलन में बैंड नहीं बजी। अंग्रेजों को अब आप सोचिए, इस आंदोलन का इम्पैक्ट ये होने वाला है, इस आंदोलन का इम्पैक्ट ये होने वाला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से खत्म होने वाली है। एक जो कंबाइंड एक यूनाइट आइडियोलॉजी होनी चाहिए थी, वो इसलिए देखो नहीं हो पाई ना, क्योंकि सभी के सभी देखो, नाना साहब पेंशन के चक्कर में, बेगम हजरत महल अपने पति को छोड़ दो, रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को कह रही है कि उसको छोड़ दो भाई। तो सभी बिल्कुल सही, सभी के सभी लोग अपने स्वार्थों के कारण पड़े हुए हैं। भारत का एक जो विजन होता है, जो इंडिया का विजन है, वो बन ही नहीं पाया था, वो बन ही नहीं पाया था, ठीक है ना? इसी वजह से आप देखोगे तो संयुक्त विचारधारा कहाँ से आएगी? जब हम संयुक्त ही नहीं तो संयुक्त विचारधारा कहाँ से आ जाएगी? अगर हम नेचर की बात करें तो रिवोल्ट का नेचर क्या है, जिसको लेकर अलग-अलग लोगों ने, जैसे आर सी मजूमदार एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, जिन्होंने कहा नाइदर फर्स्ट नॉर अ नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना तो ये पहला था और ना ही आजादी की लड़ाई थी। इससे पहले भी विद्रोह हुए थे, जिसमें भी आजादी की कोई लड़ाई नहीं हो रही थी भारत को लेकर। वो उन्होंने कहा, विनायक दामोदर सावरकर 1905 में एक किताब लिखेंगे जिसका नाम होगा जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। उनके द्वारा इसको स्वतंत्रता का युद्ध कहा जाएगा। उसमें वो कहेंगे भी कि अगर उस जमाने में सिंधिया लोगों ने, सिंधिया राज परिवार अगर मदद कर देता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, भारत का इतिहास कुछ और पढ़ा गया होता। एरिक स्टोक्स कहते हैं कि ये आपका जो एलीट क्लास है उसने लोगों को भड़काने का काम किया। लॉरेंस और सीले कहते हैं दीज आर सिपॉय म्यूटिनी, मेयर सिपॉय म्यूटिनी, ये सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था। इसी तरह से पॉसिबल स्पीयर की बात करें तो ये आपको 3 फेज में दिखाई पड़ने वाला विद्रोह होगा, जो कि टेरिटोरियल, क्षेत्रीय तौर पर दिखाई पड़ेगा। हाँ, एलिटिस्ट मीन्स बेटा संभ्रांत। संभ्रांत का मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, जमींदार, राजा महाराजा, उस टाइप के जो लोग हैं, ठीक है? उन्होंने उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया है। टी.आर. होम्स की बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, यानी बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई के तौर पर आएगा। इम्पैक्ट की अगर बात करें तो देखो भाई, सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाएगा 1858, और इसी एक्ट के तहत कहा जाएगा ईस्ट इंडिया खत्म। ईस्ट इंडिया का रूल अब इंडिया से खत्म कर दिया जाता है, अब क्राउन रूल करेगा, और इसी क्राउन रूल का प्रोक्लेमेशन किया जाएगा, जिसे कैनिंग इलाहाबाद में करेगा, रानी विक्टोरिया को, यानी विक्टोरिया को क्वीन, इंडिया का क्वीन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आर्मी में फिर से एक बार आप देखोगे तो रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, और आगे आर्मी में अब सपोर्ट करने वाले जो आपके सिख रेजिमेंट है, जो आपका गोरखा है, जो आपका पठान है, इनको बड़े बड़े पद दिए जाएंगे, बाकी लोगों को छोटे छोटे पद दिए जाएंगे, और इन लोगों की नियुक्ति, सिख की, गोरखास की, पठान का अपॉइंटमेंट ज्यादा दिखाई पड़ेगा। जो एक रेशियो था उस रेशियो को बदला जाएगा, जो रेसिकल डिफरेंसेस हैं वो बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तरीके से वो हो जाएगा अंग्रेज ज्यादा। बेटा यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको बस खत्म हो गई भाई क्लास आपकी गुंजन। चलो तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब आपको लिखना है, आज का जो सवाल है वो सवाल है कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉजेज यानी कि कारण, 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के कारण, कारण लिखिए, कारण बताइए, कारण बताइए। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है? और इसको लिखिएगा बच्चों आप लोग 200 वर्ड्स में, 200 शब्दों में, 200 वर्ड्स में, 200 शब्दों में लिखिएगा, ठीक है? हाँ, इस आंसर को बेटा लिख करके आपके पास ऐप होगा, उस ऐप पे आप जाओगे तो वहां पर आप अपना फोटो क्लिक करके ऐप पर अपलोड कर दीजिएगा डाउट सेशन में, तो वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? चलिए, अब आप लोगों को नमस्ते। कोमल बेटा क्या बताना है बच्चे? कोमल अपना सवाल पूछो, बच्चे अपना सवाल पूछो, क्या बताना है? आप में से बेटा जिनकी जिनकी क्लास शुरू हो चुकी है वो अपनी क्लास में चले जाइए। झावर भाई पटेल वॉज फादर ऑफ सरदार पटेल, ठीक है? ठीक है बेटा, वो सुधा, वो क्लास आपकी अलग से ऑर्गेनाइज की जाएगी बेटा, वो आपकी अलग से क्लास ऑर्गेनाइज की जाएगी। झावर भाई पटेल वॉज फादर ऑफ सरदार पटेल, ठीक है बेटा, वो पिता है सरदार पटेल के। अरे बहुत सुरभि बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्लीज बफर जोन, अच्छा लो भाई बता देते हैं बफर जोन क्या होता है। जैसे जैसे बच्चे, अगर मैं आपकी बात करूं, बफर जोन ऐसे समझिएगा कि मान लो कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाए, कुछ ऐसी घटना हो जाए, जैसे मैं अपने घर की बात करता हूं, तो जैसे मेरा अपना घर, मेरे अपने परिवार की बात है, ये लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ की बात है कि हमारी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया और उनका पैर फ्रैक्चर कर गया। अब पैर फ्रैक्चर हो गया तो उस कंडीशन में हम तो भाई दिन भर क्लास में ले रहे हैं, तो काम का मतलब खाना कैसे बनेगा? तो खाना कैसे बनेगा? तो सहयोगी चाहिए, खाना बनाने के लिए सहयोगी चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपने घर में बुला सके कि तुम खाना बना दो, पैसा देकर उसको हम कह सके कि तुम खाना बना दो, या परिवार का कोई व्यक्ति, तो एक ऐसा हेल्पिंग हैंड, एक ऐसा